बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का नाम से क्या लगता है कि ये बायोलॉजी का पोर्शन है। हालांकि ये चैप्टर बायोलॉजी में भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर बायोलॉजी में पढ़ लेते हो तो यहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री का रिएक्शन से रिलेटेड जो पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का, वहाँ यहाँ पे हम लोग वही पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे अंडरलाइन करते जाएंगे लास्ट टाइम की तरह, वैसे ही अंडरलाइन तुम लोग भी करते आने एनसीईआरटी में। फिर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है लिविंग systems are made up of various complex biomolecules like carbohydrate, protein, nucleic acid, lipids, etc. Proteins and carbohydrates are essential constituents of our food. Essential constituents, major constituents कौन सा है? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग अभी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ेंगे स्टार्टिंग में इसका। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट उसको बोलते हैं जहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। पॉली का मतलब होता है मोर देन 1 2, तो OH मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होगा, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होगा, मल्टीपल टाइम OH प्रेजेंट होगा, साथ में एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब जिसके पास नहीं है लेकिन उसको हाइड्रोलाइसिस करने से अगर वैसा कंपाउंड आ जा रहा है जहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, तो उसको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। जैसा कि सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर। जो स्वीट इन टेस्ट होता है, हर कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट नहीं होता, लेकिन जो होता है उसको शुगर बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज। सुक्रोज सबसे कॉमन शुगर है जो घर पे यूज़ होता है। वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको लैक्टोज बोलते हैं। इसी वजह से जो पाउडर वाला दूध आता है, देखोगे उसका नाम पहले आता था लैक्टोजेन, अभी भी कुछ आता है ऐसे लैक्स से आता है, तो ये लैक्टोज से नाम वहाँ पे आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोला जाता है। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स किसको बोलेंगे? जो हाइड्रोलाइज कभी होगा ही नहीं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। मोनोसैकराइड के एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज का डिटेल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड मतलब क्या है कि जो यील्ड करे कितना, 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे 2 से लेकर 10 तक जितना भी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड बन जाता है तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकराइड। अब उसमें एग्जांपल कौन कौन सा आता है यहाँ पे देख लो। अमंग दी फर्दर क्लासिफाइड है डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड्स। अलग अलग है। अगर 2 कंपाउंड आ रहा है हाइड्रोलाइसिस करने से, 2 कार्बोहाइड्रेट, तो डाइसैकराइड। अगर 3 आ रहा है तो ट्राई, ऐसे करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, वेयर एज माल्टोज गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली ग्लूकोज। सुक्रोज को करोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिलेगा, एक एक मॉलिक्यूल, लेकिन अगर माल्टोज को करोगे तो तुमको सेम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको सेम भी मिल सकता है और डिफरेंट भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है 2 मोनोसैकराइड या 3 मोनोसैकराइड तुमको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो मिलता है वो सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है। पॉलीसैकराइड्स किसको बोलते हैं? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलता है हाइड्रोलाइसिस करने से। एग्जांपल आता है सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, गम्स एक्सेट्रा। ठीक है। ये क्या होता है? आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसैकराइड जो टेस्ट में स्वीट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला टेबल देख लो। ये टेबल तुम गो थ्रू कर लेना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड कार्बन एटम के हिसाब से यहाँ पे सब वैल्यू दिया हुआ है। जनरल टर्म क्या होगा? ट्रायोज, पेंटोज, टेट्रोज, हेक्सोज, हेप्टोज। अगर तुम्हारा एल्डिहाइड है तो एल्डोट्रायोज, कीटोन है तो कीटोट्रायोज। कीट और एल्डी वर्ड आ जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अलग अलग। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्लूकोज। ग्लूकोज का प्रिपरेशन पढ़ते हैं। ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है? सुक्रोज से बनाया जाता है, जिसको केन शुगर भी बोला जाता है, या शुगर केन भी बोलो, गन्ना जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो अगर सुक्रोज को हम लोग बॉयल करते हैं डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट। जब भी हाइड्रोलाइसिस करोगे सुक्रोज का ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिलेगा, लेकिन इक्वल अमाउंट में मिलता है। अब हम लोग मतलब समझते हैं कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। देखो, हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो वाटर का जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है किसी कैटलिस्ट को इस्तेमाल करके, जैसा कि यहाँ पे हम लोग H+ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस ही बोलेंगे, क्योंकि वाटर दिया है और H+ के प्रेजेंस में हो रहा है। तो सुक्रोज क्या देता है हम लोग को? ग्लूकोज देता है और फ्रक्टोज देता है। अब हम लोग स्टार्च से बनाएंगे ग्लूकोज। स्टार्च से क्या करते हैं? वही हाइड्रोलाइसिस करेंगे,
तो क्या होगा, सिर्फ ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज यहाँ पे नहीं बनता है। ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। एल्डोहेक्सोज एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें जो ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब इसमें पॉइंट्स देखो, फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। ये दूसरा रिएक्शन में ये जो रिएक्शंस दिया हुआ, हर एक रिएक्शन एक चीज़ को प्रूफ करता है कि इसमें ये है, इसमें वो है, मतलब ग्लूकोज के बारे में। तो हर एक रिएक्शन के एक अपना कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना पड़ेगा। ये डायरेक्टली याद करने वाला नहीं है कि बस रट लिया और ऐसा क्वेश्चन आ गया व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। सबका रीज़न है सब रिएक्शंस का। सबसे पहले नंबर 2 में क्या है, सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है। इसको तुम इस रिएक्शन से प्रूव करोगे जहां पे एनहेक्सेन बनता है। बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है, 12 में क्वेश्चन आ जाता है गिव अ रिएक्शन और प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन। तो तुमको ये रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, लेकिन एंट्रेंस में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस याद रखना कि स्ट्रेट चेन के लिए HI को इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या, ग्लूकोज रिएक्ट हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन हम लोग एल्डिहाइड कीटोन, जब ऑर्गेनिक का क्लास 12 का चैप्टर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होता है। और रिएक्शन होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है और NH2OH को ऐसे करके लिखा जाता है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। तो यहाँ से निकलता है क्या, एलिमिनेट क्या होता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है और तुमको मिल जाता है CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। वही वाला चीज़ यहाँ पे भी तुमको मिल रहा है। तो ये क्या बताता है, ये क्या कंफर्म करता है, तो ये रिएक्शन ये बताता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल बोला, एल्डिहाइड नहीं बोला। क्यों कार्बोनिल बोला, क्योंकि हाइड्रोक्सिल एमीन एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करता है और कीटोन के साथ भी रिएक्शन करता है। दूसरा देखो, HCN के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो HCN के साथ जब रिएक्शन होता है और जो साइनोहाइड्रिन बनाया जा रहा है, साइनोहाइड्रिन का मतलब होता है एक कार्बन से CN भी अटैच होगा और OH भी अटैच होगा। और साइनोहाइड्रिन भी तभी बनता है जब कार्बोनिल ग्रुप में HCN को ऐड किया जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन यही प्रूफ कर रहा है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 4। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड जिसको बोलते हैं, ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब ये रिएक्शन प्रूव कर रहा है जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक्चुअली में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। यहाँ पे मतलब कार्बोनिल ग्रुप मतलब ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन ये रिएक्शन प्रूव कर रहा है कि ये एल्डिहाइड है क्योंकि ये क्या बन गया, एसिड बन गया। एल्डिहाइड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कीटोन को उतना आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, उसको विगरस कंडीशन में इस तरह ऑक्सीडाइज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 में। फॉर नंबर 5 में क्या, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब एसिटिक एनाइड्राइड दिया जाएगा। एसिटिक एनाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO फिर O फिर CO और फिर CH3। ये एसिटिक एनाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे रिएक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पे COCH3 जो है OH को लेकर निकल जाएगा, OH को लेकर निकल जाएगा और OCOCH3 जाके अटैच हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि OCOCH3 पूरा जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, और COCH3 ये H को लेके निकल जाएगा। तो जो भी निकले, जिसको भी लेके निकले, कॉन्सेप्ट ये है कि OH की जगह में OCOCH3 आ जाता है, OCOCH3 आ जाता है। क्योंकि अल्कोहल का जब भी रिएक्शन होता है तो अल्कोहल का H रिएक्शन नहीं करेगा, वरना ये तो एसिडिक नेचर हो गया। अल्कोहल का OH का संग रिएक्शन होता है, अल्कोहल का OH के संग रिएक्शन होता है, ठीक है। अब अल्कोहल का OH में जो रिएक्शन हो रहा है तो OH में H रिएक्शन नहीं करता है, OH में जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के ऊपर वो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कंफर्म कर रहा है, यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, ये कंफर्म कर रहा है 5 OH ग्रुप ये कंफर्म कर रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर 6, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो ये वाला एरो को ध्यान से देखना कि एरो किस तरीक़ा से बना हुआ है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। दोनों ग्लूकोज भी, ये तो ग्लूकोज है ना, और ये ग्लूकोनिक एसिड है, दोनों मिलके क्या बना रहा है, सैकरिक एसिड बना रहा है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में 1 डिग्री अल्कोहल मतलब OH भी होता है और 2 डिग्री OH भी होता है। तो ये रिएक्शन ये बता रहा है सिर्फ 1 डिग्री ही रिएक्शन कर रहा है, 2 डिग्री
डिग्री नहीं कर रहा, 2 डिग्री जो बीच में CH OH है वो 4 पूरा बीच में ऐसे मिडिल में ही इंटैक्ट है। हम बेसिक जब पढ़ाते हैं तो बेसिक में बताते हैं कि CH OH अगर है तो 2 डिग्री है, अगर CH2OH है तो 1 डिग्री है, और सिर्फ COH है तो 3 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो COH जो है वो एकदम इंटैक्ट है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, राइट। सिर्फ ऊपर वाला जो था वो एसिड बन गया, CHO जो था वो COOH बन गया, जो CH2OH था वो भी COOH बन गया। मतलब ये वाला CH2OH और ये वाला CH2OH दोनों क्या बन गया है, COOH। और यहाँ पे ये ऑलरेडी COOH में था, सिर्फ ये CHO बन गया COOH। ठीक है, नेक्स्ट में जो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ ग्लूकोज का, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। तो अब D और L का मतलब समझाते हैं। प्लस D प्लस L का मतलब क्या होता है, सॉरी कैपिटल D कैपिटल L का मतलब क्या होता है, और स्मॉल d स्मॉल l का मतलब क्या होता है। पहले स्मॉल का मतलब समझ लो। स्मॉल d का मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसका मतलब कंपाउंड में जब लाइट पास किया जाएगा, एनर्जी पास किया जाएगा, तो वो राइट हैंड साइड में रोटेट करना शुरू करेगा। और अगर लाइवो रोटेटरी है, इसका मतलब लाइट पास करने से वो लेफ्ट हैंड साइड में शुरू कर रहा है मूव करना। अब तुम तो बता नहीं पाओगे स्ट्रक्चर को देख के कि वो राइट मूव करेगा या लेफ्ट मूव करेगा, बिकॉज इट्स अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विल रोटेट एट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये बताया नहीं जा सकता। तो स्मॉल d और स्मॉल l हो या प्लस माइनस हो, स्मॉल d का मतलब प्लस होता है, स्मॉल l का मतलब माइनस होता है। तो ये प्लस और माइनस का सवाल नहीं आता है कि तुमको बताना होगा कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा या लैवोरोटेटरी होगा, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है। कैपिटल डी, तो स्मॉल का मतलब डी और एल तो समझ में आ गया होगा। कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब क्या होता है, ये कुछ अलग है, ठीक है। इसको बताया गया ग्लिसरॉल्डिहाइड से लेके। क्यों ग्लिसरॉल्डिहाइड को लिया गया, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो नीचे का पोर्शन होता है, बॉटम पार्ट जो होता है, वो ग्लूकोज के साथ मैच करता है। तुम नेक्स्ट पेज देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे इक्वेट किया जा रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज को, तो हम भी इक्वेट करके डायरेक्टली बता देते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से जो कंपेयर किया गया, नीचे का जो पोर्शन होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज का या ग्लिसरॉल्डिहाइड फ्रक्टोज का सेम होता है। ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, नीचे का पोर्शन सेम है, ऊपर का पोर्शन ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का अलग अलग है, सिर्फ नीचे का सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट क्या है, नीचे से सेकंड कार्बन जो है, सेकंड कार्बन मतलब ये वाला कार्बन, ठीक है। हम थोड़ा जूम करके बताते हैं। ये देखो, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे OH अगर राइट हैंड साइड में है, मतलब दाईं तरफ है, तो उसको D बोलेंगे। जो नीचे से सेकंड कार्बन है वो OH होगा, OH और H होगा, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फ्रक्टोज सब में सेम होता है। तो अगर दाईं तरफ OH है तो D बोलेंगे, और अगर देखो यहाँ पे ग्लूकोज में भी दाईं तरफ मतलब राइट हैंड साइड की तरफ OH है, तो उसको क्या बोला जा रहा है, D बोला जा रहा है। अगर अपोजिट कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो L हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर सीख लो ग्लूकोज का, जो पूरे स्ट्रक्चर तोड़ के दिखाया गया है। तो देखो ये वाला तो प्राइमरी CH2OH नीचे में है ना, ये वाला पार्ट CH2OH है। उसके बाद देखो किस तरीक़े से मार्क किया गया है, OH 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 ऐसे करके, राइट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। इस तरीक़ा से OH को सजाया गया, 4 OH होता है, 4 OH को इस तरीक़े से सजा देंगे, ठीक है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे बनता है, उससे पहले डिटेल पहले देख लेते हैं। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा और बीटा। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ग्लूकोज का जो साइक्लिक की बात हो रही है ना, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अब उस क्रिस्टलाइन फॉर्म 2 तरीका का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा को जो बनाया जाता है वो कितना टेम्परेचर में हीट करके, 303 केल्विन। और बीटा फॉर्म को जो बनाया जाता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 371 केल्विन। अब ये अल्फा बीटा को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा और बनेगा कैसे, वो देखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन OH का अटैक कर रहा कार्बोनिल ग्रुप को। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि सर ये नीचे वाला OH ही क्यों अटैक कर रहा, बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा अपना लोन पेयर से। तो बाकी इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि ये OH अगर अटैक करता है तो वो जो रिंग बनाएगा वो स्टेबल रिंग बनाएगा। अगर तुम ये वाला OH को लोगे, इसको लोगे, ऊपर वाला को लोगे, तो रिंग जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, छोटा रिंग हो जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से यही OH अटैक करता है। अब कार्बोनिल ग्रुप को अपना लोन पेयर से अटैक तो कर देगा, तो कार्बन अपना बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड जो इसको तोड़ेगा। अब ये तोड़ता है तो ऑक्सीजन को ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जो OH का
O के ऊपर प्लस चार्ज आएगा लोन पेयर डोनेट करने के बाद, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन एज अ H+ निकल जाएगा, वो H+ चला जाएगा ऊपर की तरफ और OH बन जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर OH राइट हैंड साइड की तरफ निया वाला बनता है तो उसको बोलेंगे अल्फा, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनता है तो उसको बोलेंगे बीटा। अगर राइट हैंड साइड की तरफ OH है तो उसको अल्फा बोलेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ OH है तो उसको बीटा बोला जाता है। तो ये बन गया मेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से रिएक्शन हुआ। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, द 2 साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। ऊपर से कार्बन को मार्क किया जा रहा है 1 करके, तो सिर्फ कार्बन का फर्स्ट वाला में ही चेंजेस है, डिफरेंस है अल्फा बीटा में, बाकी सब सेम है। तो इसको क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। किस कार्बन को, कार्बन 1 को, क्योंकि सिर्फ कार्बन 1 है जहां पे अलग अलग पोजीशन में OH है और बाकी सब क्या है, बाकी सब सेम है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द एल्डिहाइडिक कार्बन बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब यहाँ पे है सच आइसोमर दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। दोनों को क्या बोला जाता है, एनोमर्स बोलते हैं, अल्फा बीटा को। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, पायरानोज। एक्चुअली ये जो 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बना ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड आता है जिसका नाम होता है पीरैन। पीरैन का भी 6 मेंबर्ड होता है, लेकिन बीच में एक ऑक्सीजन रहता है। 6 मेंबर्ड में से 5 मेंबर कार्बन का रहेगा और एक ऑक्सीजन का रहेगा, तो हो गया 6 मेंबर्ड पीरैन का। अब ये 6 मेंबर्ड पीरैन को कंपेयर किया जा रहा है ग्लूकोज के साथ, स्ट्रक्चर दिया जा रहा है जिसको हम लोग हवर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। हवर्थ स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसको, जो हम लोग पीरैन का शक्ल देते हैं। तो जब ग्लूकोज को पीरैन के शेप में चेंज करेंगे, बनाएंगे उस तरीका से, तो उसका नाम हो जाएगा पायरानोज। पैरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, पीरानोज पैरानोज जो भी बोलो, ठीक है। अब इसका बनाने का तरीका क्या है देख लो, सामने में जो तुम्हारा लिखा हुआ यहाँ पे कार्बन आइटम को मार्क कर दिया गया 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाने का ट्रिक पकड़ेंगे। क्या ट्रिक होता है, वो ट्रिक होता है LT। L मतलब लेफ्ट, T मतलब टॉप, LT, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो, नंबर फर्स्ट कार्बन में OH कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन में OH राइट में, H कहाँ पे, लेफ्ट में। तो जो H लेफ्ट में, फिर H लेफ्ट में है, फिर OH लेफ्ट में है, और फिर H लेफ्ट में है, यही है ना। तो H OH सब लेफ्ट में है। तो ऊपर में देखो कैसे लग रहा है, यहाँ पे H ऊपर में, H ऊपर में, OH ऊपर में, और फिर H ऊपर में। तो जो लेफ्ट होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो राइट में होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। सिर्फ 5th कार्बन में क्या करोगे, 5th कार्बन में देख लो यहाँ पे H है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में कुछ नहीं है, नीचे में CH2OH है। CH2OH को ऊपर लगा दोगे और लेफ्ट वाला H को सिर्फ यहाँ पे नीचे में लगाना है। सिर्फ 5th कार्बन में काम अलग किया जाता है। CH2OH बहुत बड़ा है, रिंग के अंदर लेने से अनस्टेबल हो जाएगा, इस वजह से ऊपर लगा देते हैं। तो ये बन गया अल्फा का। बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लोगे, बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसी हिसाब से ये भी बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रक्टोज में। अब फ्रुक्टोज का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह, बस ये क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, मतलब इसमें कीटोन होता है, एल्डिहाइड नहीं होता ग्लूकोज की तरह। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो किस तरीके से, C डबल बॉन्ड ऑफ 5th कार्बन ये आ गया है। वहाँ पे ग्लूकोज सबसे ऊपर में CHO ग्रुप था, मतलब कार्बोनिल ग्रुप था। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप एक नीचे में है, सबसे ऊपर में नहीं है, थोड़ा सा नीचे में है। ये क्या तुम्हारा OH OH OH, इस तरीके से ग्लूकोज में फिर OH होता था, यहाँ पे OH नहीं है, C डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा भाई, ये वाला कार्बन करेगा, ये वाला मतलब ये सॉरी कार्बन ने ऑक्सीजन, ये वाला करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनेगा वो 5 मेंबर रिंग होगा। 5 मेंबर को किससे कंपेयर करेंगे, फ्यूरान से करेंगे, वही LT का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेफ्ट टॉप कर देंगे, वो हो जाएगा। यहाँ पे देख लो ये वाला में लेफ्ट है ना। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे लेफ्ट ऊपर, यहाँ पे देख लो OH ऊपर है, लेफ्ट में है, यहाँ देख लो OH ऊपर में है। तो लेफ्ट टॉप को कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे भी क्या बना दिया गया, अल्फा बना दिया गया है, ये वाला अल्फा बना दिया, और ये वाला यहाँ पे हम लोग बीटा बना दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड किसको बोला जाता है, द 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 2 मोनोसैकेराइड को जोड़ देंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, तो जो बनेगा उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। और वो जो बनता है जिस लिंकेज से, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो, इन डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड,
एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है जब डाइसैकेराइड में दो जो मोनोसैकेराइड मिलता है अगर वो रिड्यूसिंग है, मतलब उसका कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है, तो उसको रिड्यूसिंग बोला जाता है। और सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने से यही रिड्यूसिंग शुगर मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन, इस वजह से उसको रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। किसको? शुगर को। और नेक्स्ट है तुम्हारा ऑन द अदर हैंड शुगर इन विच द फंक्शनल ग्रुप आर फ्री। यहाँ पे फ्री है, वहाँ पे फ्री नहीं था, क्योंकि वहाँ तो अटैक कर देता है ना, OH जो है अटैक करके साइकिल की स्ट्रक्चर बना लेता है, किसी चीज़ का इंतजार नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे फ्री रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या आता है? मैल्टोज और लैक्टोज। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या आ रहा था? सुक्रोज आ रहा था। क्यों? क्योंकि सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है उसका कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है, तो उसको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। किसको? सुक्रोज को। और फ्रक्टोज, इसमें रिड्यूसिंग शुगर में हो जाएगा मैल्टोज और लैक्टोज। नेक्स्ट आते हैं सुक्रोज। सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने से डी ग्लूकोज मिलता है, डी माइनस फ्रक्टोज मिलता है, ये हम लोग को पता ही है। अब यहाँ पे देखो ये जो लिंकेज बन रहा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सुक्रोज में, तो कौन कौन सा इस्तेमाल हो रहा वो देखोगे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा वो भी देखोगे। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज का अल्फा, फ्रक्टोज का बीटा, और ग्लूकोज का C1 कार्बन, फ्रक्टोज का C2 कार्बन का बीच में इंट्रैक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देता है। इतना इसमें याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं इन्वर्ट शुगर। तो इन्वर्ट शुगर का कॉन्सेप्ट क्या है देख लो। देखो सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन सुक्रोज है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये याद कर लो। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन जब उसको हाइड्रोलाइसिस हम लोग करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ देख लो, यहाँ पे अभी हम लोग क्या हाइड्रोलाइसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लैबोरेटरी फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो मिल रहा है, लेकिन ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी मिल रहा है, मतलब प्लस ग्लूकोज मिल रहा है, और फ्रक्टोज जो है माइनस मिल रहा है। और फ्रक्टोज जो होता है वो ज़्यादा होता है, लैबोरेटरी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, रोटेशन ज़्यादा इसका हो जाता है फ्रक्टोज का कंपेयर टू ग्लूकोज। इस वजह से इस मिक्सचर का जो नेचर होता है वो लाइवोरोटेटरी हो जाता है। तो सुक्रोज था क्या? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और रिजल्टेंट मिक्सचर का क्या हो गया? लाइवोरोटेटरी। तो इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्ट शुगर इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मैल्टोज में। मैल्टोज किससे बनता है, मतलब मैल्टोज का लिंकेज किस किस के साथ होता है? अल्फा डी ग्लूकोज के साथ और बी अल्फा डी ग्लूकोज के साथ। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के साथ होगा। तो लग रहा बहुत सिंपल है, सिंपल तो है, लेकिन लिंकेज याद रखना है। C1 ऑफ वन ग्लूकोज और C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। तो पहला C1 का C4 के साथ लिंकेज होता है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है। नेक्स्ट आते हैं लैक्टोज में, नंबर 3 डाइसैकेराइड में आता है लैक्टोज। लैक्टोज का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क। इसको मिल्क भी बोला जाता है, मतलब मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि मिल्क में पाया जाता है। अब ये किससे बनता है? इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज का C1 होगा और ग्लूकोज का C4 होगा। गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4। ठीक है, ये हो गया क्लियर। लैक्टोज, इसका कनेक्शन देख लिया और किससे बनता है ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड, जो हम लोग स्टार्च सेल्यूलोज पढ़ रहे थे। पॉलीसैकेराइड में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स होता है जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पे भी होता है। दे मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। फूड स्टोरेज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है पॉलीसैकेराइड्स को। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का मेन तुम्हारा पॉलीसैकेराइड से स्टार्च। अब इसका बहुत सारा पोर्शन या पार्ट आता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। It is a polymer of alpha glucose and consists of 2 components. अल्फा ग्लूकोज को मिलाने से ये बनता है कौन? स्टार्च। और ये किसका कंपोनेंट का मिक्सचर है? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये दो कंपाउंड को कंटेन करता है स्टार्च। ठीक है, अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कंस्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। ये वाटर सॉल्युबल होता है और 15 to 20% अमाइलोज प्रेजेंट होता है स्टार्च के अंदर।
केमिकली अमाइलोज इज लॉन्ग ब्रांच चेन विथ 200,000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय C1-C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये पूरा डिटेल उसका दिया हुआ है यहाँ पे कि 15 to 20% प्रेजेंट होता है स्टार्च में, और अल्फा डी ग्लूकोज 200 से लेके 1000 तक अनब्रांच मिला दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चर में जाने से पहले अमाइलोज पहले पढ़ा दे, फिर इसका अमाइलोपेक्टिन का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ठीक है, तो अमाइलोज में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके ये करके छोड़ दिया, मतलब ये चलता जाएगा। क्या होगा, ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे लिंकेज हम लोग को देखना है, किसका लिंकेज हो रहा है, अल्फा लिंक। यहाँ भी किसका लिंकेज हो रहा है, अल्फा लिंक। यहाँ पे कौन कार्बन है, C1C4। यहाँ पे कौन कार्बन है, C1C4। ठीक है, तो अमाइलोज का स्ट्रक्चर हम लोग को दिख गया, और सब जो लिंक किया गया है, यहाँ पे जो लिंक्ड हुआ है वो लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन को कनेक्ट किया गया है। अमाइलोज लिखा हुआ ना ऊपर में मार्क किया, केमिकली अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, 200 से लेके 1000 तक मिलाएंगे तब जाकर हमको अमाइलोज मिलेगा। अब चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं अमाइलोपेक्टिन का। Amylopectin is insoluble in water and constitute about 80 to 85% of starch. इसका परसेंटेज इतना ज़्यादा होता है अमाइलोपेक्टिन का। ये ब्रांच्ड चेन होता है, लीनियर नहीं होता, ब्रांच्ड होता है। ऊपर में अनब्रांच था मतलब लीनियर, यहाँ पे ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, ब्रांच्ड होगा। अब ब्रांच किस तरीका का होगा वो अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1-C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वेयर एज ब्रांचिंग अकर्स बाय C1-C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, मतलब ये जो लिंकेज करता है ये दोनों लिंकेज होता है, C1-C4 भी होता है लीनियर में, C1-C6 होता है ब्रांच में। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखो, ये जो ब्रांच किया गया है यहाँ पे मार्क किया है ब्रांच, तो ब्रांच किस किस के बीच में हो रहा है, 6 और यहाँ पे 1, ये हो गया तुम्हारा ब्रांच 1 और 6 के बीच में। और यहाँ पे ये वाला लिंक, लीनियर लिंक जो अनब्रांच है उसका लिंक किस में हो रहा है, 1 और 4 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता ना बोर्ड में ना एंट्रेंस में। नेक्स्ट आते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेल्यूलोज अकर होता है, बनता है। इट इज़ अ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल में कौन सा पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, तो आंसर होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट चेन होता है। लेकिन यहाँ पे जो लिंकेज होता है वो कौन सा लिंकेज होता है, बीटा लिंक्स होता है। ठीक है, अल्फा लिंक नहीं, यहाँ पे बीटा लिंक्स होता है। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, पॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट। सिर्फ बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का ही कंपोज करके बनता है। विच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बाय C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। यहाँ पे भी C1 और C4 का ही कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो तुम्हारा सिर्फ ग्लूकोज के बीच में होगा, कोई और मॉलिक्यूल्स नहीं आएगा, और स्ट्रेट चेन रहेगा, ब्रांच चेन नहीं रहेगा, जैसा कि बनाया गया था ऊपर में अमाइलोपेक्टिन का जो बना हुआ था। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये लास्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को रीड कर सकते हैं, ये वाला लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। द कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन में है द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। तो एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको ही ग्लाइकोजन कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्यों, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। अमाइलोपेक्टिन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का ही पोर्शन है, पार्ट है, कंपोनेंट है। इस वजह से इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। लीवर, मसल और ब्रेन में प्रेजेंट होता है कौन, ग्लाइकोजन। When the body needs glucose, enzyme breaks the glycogen down to glucose. जब बॉडी को ग्लूकोज का ज़रूरत हो, एंजाइम तुम्हारा ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देता है। एंजाइम के बारे में डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंगाई, वहाँ पे भी पाया जाता है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में गो थ्रू सिर्फ करना है। इंपॉर्टेंस में हनी हैज़ बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वेद्स, इसको बोला जाता है आयुर्वेदिक सिस्टम में।
यहाँ पे फिर है एज स्टार्च आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। प्लांट्स में है तो स्टार्च नाम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, एनिमल्स में है तो ग्लाइकोजन नाम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और प्लांट्स जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ हो, ये क्वेश्चन आता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स का, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेल्यूलोज। फर्नीचर भी बनाता है एक्सेट्रा, वी बिल्ड फर्नीचर एक्सेट्रा फ्रॉम सेल्यूलोज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। अब तक का जितना क्वेश्चंस हम लोग मतलब टॉपिक पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। मेरा मार्क करने से पहले तुम लोग इस वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद आंसर मार्क कर लेना, फिर मतलब सोच लेना कि ये करेक्ट आंसर होगा, फिर देखना कि करेक्ट आंसर क्या निकला। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड बोल रहा है। फर्स्ट पेज में भी हम लोग मार्क कर लिए थे, ये कौन सा था, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आया था, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होता है वो तुम्हारा थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा हो सकता है तुम लोग को ये वाला स्किप हो गया हो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये अब ठीक है, गुड। तो ये तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड, वो है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड बोलता है, क्योंकि वो तो हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी प्रोड्यूस इफ अ डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल दैट इज सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है, तो आंसर हो गया वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन फ्रक्टोज, ऑप्शन सी। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड। कौन सा एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड का नहीं है, तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन तो है, माल्टोज नहीं है। व्हेन पॉलीसैकेराइड, व्हाई पॉलीसैकेराइड्स आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। नॉन शुगर इसको क्यों बोला जाता है, तो हम लोग अभी पढ़े थे ना रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे दे यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, दे डू नॉट टेस्ट स्वीट, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो पॉलीसैकेराइड्स को नॉन शुगर्स जो बोला जाता है, पॉलीसैकेराइड्स में जो हम लोग मोनोसैकेराइड्स था, डाइसैकेराइड्स था, फिर पॉलीसैकेराइड्स था, तो पॉलीसैकेराइड्स को नॉन शुगर बोला जाता है क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है, इसी वजह से इसको नॉन शुगर हम लोग बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नेक्स्ट है टू मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड कीटो ग्रुप हैविंग 5C कार्बन एटम रेस्पेक्टिवली आर नोन एज। थोड़ा पॉज कर लो और उसके बारे में इसके बारे में सोचो कि ये वाला क्या होगा। दो मोनोसैकेराइड है और 5 कार्बन एटम है। हम तुम लोग को बोले थे ना टेबल मार्क करने के लिए कि टेबल मार्क कर लोगे, टेबल मार्क कर एल्डी पेंटोस था और फिर कीटो था, तो वो वाला टेबल को देखकर इसमें करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 5 है। तो टेबल को किस तरीक़ा से पढ़ा जाएगा या किस तरीक़ा से पढ़ना है वो तुम लोग को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, टू मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटो ग्रुप हैविंग 5 कार्बन एटम। तो 5 कार्बन एटम है तो उसको पेंटोज वाला वर्ड आता है, तो पहले एल्डिहाइडिक है तो एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज हो जाएगा, तो ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। देख लो कि करेक्ट मार्क किए थे कि नहीं मार्क किए थे, टेबल के हेल्प से मार्क हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4, मतलब हाइड्रोलाइसिस कराया जा रहा है। क्या करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो सुक्रोज को जब भी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। कौन सा ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, वो तो हम पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, लेकिन इक्वल अमाउंट में मिलेगा, वो भी मार्क किया हुआ है। खाली ग्लूकोज और फ्रक्टोज याद करने से नहीं चलेगा, हम लोग को ये भी देखना है कि कौन सा अमाउंट है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस करेक्टली, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो शुगर का ये मार्क किए थे, रीज़न कहाँ गया, हाँ, वाई पॉलीसैकेराइड्स आर कॉल्ड नॉन शुगर। इसका रीज़न ये नहीं है नॉन शुगर को, इसका रीज़न ये होगा दे डू नॉट टेस्ट स्वीट, क्योंकि जो स्वीट होता है उसको शुगर बोला जाता है। वो लैंग्वेज में NCERT में लिखा हुआ था, ये वाला डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। जब शुगर के बारे में, स्वीट के बारे में बताया था तो वहीं पे एक्सप्लेन किया था कि स्वीट अगर है टेस्ट में तो शुगर उसको बोला जाता है, और नॉन शुगर बोला जाता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और रिड्यूसिंग शुगर अलग चीज़ है और नॉन शुगर अलग चीज़ है। नॉन शुगर मतलब जो मीठा ना हो, टेस्ट में स्वीट ना हो, तो डू नॉट
टेस्ट हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, मतलब प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को जब हम लोग बनाते हैं तो बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब हम लोग को ग्लूकोज मिलता है। सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब हम लोग को ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन में हम लोग दो पढ़े थे जो तुम्हारे एनसीईआरटी में ऊपर में लिखा हुआ होगा। पहला था तुम्हारा सुक्रोज से बनाया जाता है, दूसरा था स्टार्च से बनाया जाता है। तो स्टार्च से जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो दिया हुआ है 393 केल्विन 2380 m और H+, तो बनता है NC6H12O6, तो करेक्टली रिप्रेजेंट बोल रहा है। और सुक्रोज में भी C12H22O11 + H2OH+, तो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बना रहा है, जो कि गलत है। सुक्रोज तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज देता है, ये भी गलत हो गया। ये वाला में वाटर मिसिंग है तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन हो गया आंसर डी, ठीक है। स्टार्च तुम्हारा ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो नीचे में क्या होता है CH2OH, ऊपर क्या होता है CHO, सबका चारों में ऊपर क्या है CHO है और नीचे में सबका CH2OH, तो बीच में देखोगे तो कितना है 4, टोटल 6 होता है ना, एक ऊपर एक नीचे और 4 बीच में, तो ऑप्शन हो गया ये, इजी क्वेश्चन था ये। नेम द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो NHN बन रहा है, तो NHN जब बनता है तो किससे प्रूव हम लोग करते हैं, HI हीट करके ना, पहला रिएक्शन था जो ग्लूकोज का। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब साइनोहाइड्रिन बन रहा है। द गिवन रिएक्शन कन्फर्म, ये क्या कन्फर्म करता है कि साइनोहाइड्रिन और एक कंपाउंड यहाँ पे बनता है हाइड्रोक्सिल एमीन, तो इसका कन्फर्म ये होता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, ये हो गया। नेक्स्ट, चूज द स्ट्रक्चर ऑफ D- फ्रक्टोज, D- फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को चूज करना है। तो सबसे पहली बात कि ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ ऑप्शन सी तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा कि ऊपर नीचे CH2OH लगा हुआ कीटोन ग्रुप होता है। अब यहाँ पे कार्बन देख लो, फ्रक्टोज में 6 होता है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है OH और H का जो पोजीशन देखोगे ग्लूकोज में तो अलग अलग होता है। स्टार्टिंग नीचे से ही करेंगे, वही OH OH H OH है ना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमको तो वैसा मिल नहीं रहा है, हाँ ये वाला मिला OH 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 OH, इस तरीक़ा से ग्लूकोज में जैसा होता है फ्रक्टोज में भी वैसा ही होता है, तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। इस तरीक़े से स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, ठीक है, ग्लूकोज का। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ D+ ग्लूकोज, ठीक है, D+ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है, समझ गए। द स्ट्रक्चर ऑफ L- ग्लूकोज, देखो D+ बोल दिया, L पूछा है, मतलब ठीक क्या कर देंगे, ओपोजिट कर देंगे, मतलब इसको क्या करना है, फ्लिप कर देना है। तो फ्लिप अगर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में, ऊपर तो CHO है, नीचे CH2OH है, चारों में देखो CHO CH2OH है, ठीक है। अब यहाँ पे है इस स्ट्रक्चर में 2 OH नीचे में, तो ये लेफ्ट में आना चाहिए 2 OH, कहाँ पे आ रहा है लेफ्ट में 2 OH, सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है 2 OH, बाकी लेफ्ट में कहीं पे भी 2 OH एक साथ नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। हाउ इज़ द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ऑब्टेन्ड, अल्फा फॉर्म किस में बनता है, 303 केल्विन में बनता है, बीटा 300 कितना में बनता है, टेम्परेचर बोले थे मार्क कर लेने के लिए, तो अल्फा और बीटा का डिफरेंस था कि 303 में है और एक 371 में है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो होगा नहीं क्योंकि अल्फा पूछा है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी होगा। अब बोल रहा है ऑप्शन बी में इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, यस करेक्ट, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड थोड़ी होगा, हॉट सैचुरेटेड तो था नहीं। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर द बीटा फॉर्म, 371 केल्विन बीटा फॉर्म बनता है। व्हाट डज डी एंड प्लस सिग्निफाइज इन D+ ग्लूकोज, डी क्या सिग्निफाई करता है, तो जो लैंग्वेज तुम लोग को बोले थे कि गो थ्रू करोगे वहाँ पे NCERT में देख सकते हो लिखा हुआ है कि डी सिग्निफाइज क्या करेगा और एन सिग्निफाई क्या करेगा, ठीक है। लैंग्वेज में वर्ड में लिखा हुआ होगा, चेक करना, वर्ड में लिखा हुआ होगा कि डी तुम्हारा होता है वो कन्फिग्रेशन शो करता है, इंडिकेट द कन्फिग्रेशन, कन्फर्मेशन ने कन्फिग्रेशन, तो कन्फिग्रेशन कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह पे, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में बोल रहा है प्लस बताता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ऑप्शन डी में बोल रहा है प्लस बताता है लैवो रोटेटरी, तो लैवो रोटेटरी में तो माइनस होता है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, असाइन द कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज को जो तुम लोग ये किए थे, क्या किए थे, कंपेयरिंग किए थे, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड देखो दिया हुआ है और ग्लूकोज दिया हुआ है, बोला क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन, अच्छा
1 का डी, 1 डी है, 2 का डी बोल रहे हैं, 1 डी 2 डी दोनों डी है ना। यहाँ पे देख लो, हम लोग अगर इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ओ एच कहाँ पे आ रहा है सेकंड कार्बन में, ओ एच राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये दोनों डी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड विथ नाइट्रिक एसिड। सैकरिक एसिड बनता है दोनों को ऑक्सीडाइज करके, है ना। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ओ एच ग्रुप इन द मॉलिक्यूल इज गिवन एज, मॉलिक्यूल का स्पेशल अरेंजमेंट दिया हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ओ एच ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल इज गिवन एज, सब अरेंजमेंट दिया हुआ है सबका। बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ नेम्स फॉर 1, 2 एंड 3। सैकरिक एसिड कौन होगा, ग्लूकोनिक एसिड क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा। तो हम लोग को ये पता है सैकरिक एसिड ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड को दोनों को ऑक्सीडाइज करके बनता है। सैकरिक एसिड का ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH, तो ऑप्शन 3 जो है वो तो हमेशा सैकरिक एसिड ही होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ही कोई एक हो सकता है, बी और डी तो होगा ही नहीं, दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आते हैं ग्लूकोनिक एसिड में या ग्लूकोज में आ जाओ। तो ग्लूकोज का सिंपल है, ग्लूकोज में ऊपर में क्या होता है CHO, नीचे क्या होता है CH2OH, है ना। तो नंबर 1 देखो वही है, ऊपर में CHO नीचे में CH2OH, तो नंबर 1 ग्लूकोज होगा। नंबर 1 तो ऑप्शन हो गया सी, करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई भी दो मिल जाएगा, पता चल जाएगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर था ना ब्रांचिंग वाला, स्टार्च में था अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, और सेल्यूलोज में जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीका का बना हुआ था, सिर्फ स्ट्रेट चेन बना हुआ था, मतलब ब्रांच्ड नहीं था, अनब्रांच्ड था। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में कुछ होगा। अब अनब्रांच जो था तो उसका कनेक्शन किस किस के साथ था, 1 और 4 के साथ ही था, देखोगे डायग्राम के नीचे लिखा हुआ होगा। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा अनब्रांच बीटा 1,4 ग्लूकोज, ठीक है, बीटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च किसको बोला जाता है, ग्लाइकोजन को। और अगर एनिमल स्टार्च क्यों बोला जाता है, इसका रीज़न भी वहाँ पे पढ़ा गया था कि स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन के साथ स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाता है, इस वजह से। इनवर्ट शुगर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इनवर्ट शुगर किसका मिक्सचर होता है, लेवोरोटेटरी और फ्रक्टोज का, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी इसका ग्लूकोज का। इनवर्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ABCD, 4 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे 4 है, उसके बाद क्वेश्चन सेपरेट हो जा रहा है, ये क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया एक्चुअली, लेट मी सेपरेट दैट, ठीक है। चलो, इनवर्ट शुगर इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ए और बी होगा। ए बी में फ्रक्टोज जो होता है वो डी होता है और एल दिया हुआ है। अच्छा, इनवर्ट शुगर ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों डी होता है, एक तो तुम्हारा डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, एल ग्लूकोज तो होता नहीं है, डी ग्लूकोज होता है, दोनों डी बनता है। इनवर्ट शुगर किस में पढ़े थे हम लोग, सुक्रोज का जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज को करते हैं तब हम लोग को ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है, और दोनों क्या बनता है, दोनों तुम्हारा डी बनता है। दोनों सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज होता है, दोनों का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन दोनों तो डी होता है ना, तो आंसर हो गया तुम्हारा ए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका बना हुआ है C1 और 4 है। देखो बोल रहा है कि अबव डाइसैकेराइड कौन सा होगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और टैलोस। तो ये जो ऊपर का है स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, तो सुक्रोज की अगर बात करें डाइसैकेराइड में तो वो तुम्हारा 1 और 2 के बीच में होता है, लेकिन क्रॉस लिंकेज नहीं होता है, सेम होता है। माल्टोज में भी सेम होता है, लेकिन लैक्टोज में उल्टा होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर ऐसा देख रहे हो ना, ये सिर्फ लैक्टोज में देखा जाता है, तो आंसर हो गया तुम्हारा लैक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज स्टोर्ड इन द सेल वॉल। सेल्यूलोज को सेल वॉल में रखा जाता है, अंडरलाइन करवाया था। अ पॉलीसैकेराइड इज कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स विच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहाँ पे सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज ही इस्तेमाल होता है, बिटवीन C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। मतलब होगा बीटा डी ग्लूकोज ही यूज, लेकिन कहाँ पे 1 और 4 का लिंकेज हो रहा है, अमाइलोज में हो रहा है, तो अमाइलोज में 1,4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला ना, 1 और 4 का बोला है, और तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। नेम द पॉलीसैकेराइड, तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का बोलना है, सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन जो भी होगा, ये सब तो होता है एग्जांपल में स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो अमाइलोज हो सकता है सेल्यूलोज में 1 और 4 नहीं होता है, उसमें तो 1 और 4 ही होता है, ग्लूकोसिडिक लिंकेज दोनों ग्लूकोज ही होता है, और बीटा डी ग्लूकोज होता है, तो आंसर तो सेल्यूलोज होना चाहिए। अमाइलोज में अल्फा होता है, बीटा नहीं होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है बीटा डी ग्लूकोज, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेल्यूलोज।
देख लोगे अच्छे से, अमाइलोपेक्टिन का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। तो वहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज इस्तेमाल होता है और अमाइलोज में भी अल्फ़ा डी होता है। ग्लाइकोजन का देख लेना, उसका लिंकेज के बारे में उतना डिटेल में नहीं बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अल्फा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा? तो अल्फा में क्या होता है, OH के केस में CH2OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, अच्छा स्ट्रक्चर क्या दिया है, दोनों तो स्ट्रक्चर बना दिया, 1 2 3 4। आइडेंटिफाई द अल्फा फ्रक्टोज, अच्छा चारों में से अल्फा डी फ्यूरानोज देखना है और फ्रक्टोफ्यूरानोज देखना है, चारों स्ट्रक्चर में से। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज कौन है और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज कौन है? तो इस केस में फ्यूरानोज बोल दिया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अल्फा बोला बीटा बोला। तो हम लोग क्या याद रखे थे, ट्रिक क्या था हम लोग का, LT मतलब क्या था, लेफ्ट टॉप, है ना, लेफ्ट टॉप। तो यहाँ पे CH2OH कहाँ पे है, लेफ्ट में है, लेकिन OH कहाँ पे है, राइट में। यहाँ पे CH2OH लेफ्ट में है और ये वाला ऊपर में आ गया, ये वाला CH2OH राइट में है, ये वाला नीचे में आ गया। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, OH अगर राइट में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा होगा। और ये वाला तुम्हारा क्या होता है, बीटा, तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया चारों फ्यूरानोज वाला। अब क्वेश्चन है बोला अल्फ़ा फ्रक्टोफ्यूरानोज बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज, तो 1 और 3 कौन है, अल्फ़ा है, तो 1 और 3 कहाँ है, अल्फ़ा, ये ऑप्शन बी हो गया। 1 3 अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज हो गया और 2 और 4 बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इन सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक सुक्रोज में 2 मोनोसैकेराइड मिल के बनाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द लिंकेज इज बिटवीन, तो सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, कार्बन 1 होता है किसका, ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज बीटा फ्रक्टोज का कार्बन 2 होता है। तो 1 और 2 कहाँ पे है, 1 ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, ऑप्शन ए नज़र आ रहा है। ऑप्शन सी में है बीटा डी ग्लूकोज जो गलत है, ऑप्शन डी में भी बीटा डी ग्लूकोज वो भी गलत है, तो ऑप्शन ए हो गया। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज विद डाइल्यूट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड्स, एम्स का क्वेश्चन है ये वाला, ऑलरेडी पता है कि रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है, और डी ग्लूकोज होता है माइनस फ्रक्टोज होता है, तो ऑप्शन डी हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक एक पॉइंट को देख, एक एक पॉइंट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि इक्वल अमाउंट होता है, ये याद रखना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों डी होता है, ये याद रखना है। ग्लूकोज प्लस होता है, फ्रक्टोज माइनस होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट याद रखना पड़ता है। चलो, कार्बोहाइड्रेट्स वाला पॉइंट होता है यहाँ पे कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट हो गया। कार्बोहाइड्रेट का MCQ लाइन बाय लाइन एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में आता है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स है क्या, आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स, प्रोटीन का चीफ सोर्स की अगर बात करें तो कौन सा है, मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा, ये सब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा अटैक कर करके खाते हैं इसको। बिरयानी का नाम नहीं लिया यहाँ पे, खैर। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड for growth and maintenance of body. The word protein is derived from Greek word proteos, which means primary or primary importance. All proteins are polymer of alpha amino acid. सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि प्रोटीन्स जो होता है पॉलीमर होता है किसका, अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड को मिला के बनाया जाता है तो प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पे तुम लोग पॉलीमर्स का डिटेल अपना पढ़ सकते हो, हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो पॉलीमर्स तो पता ही होगा, मोनोमर्स से मिलके बनता है। पॉलीमर्स का मतलब होता है मेनी यूनिट्स। अमाइनो एसिड में आते हैं, अमाइनो एसिड का पहले स्ट्रक्चर को जल्दी से मार्क कर लेने का। स्ट्रक्चर क्या है, RCH COOH इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे COOH और NH2 जो है वो परमानेंट है, ये चेंज नहीं होगा। क्या बोले समझे, CH में जो COOH और NH2 है, अमाइनो एसिड में एसिड COOH के वजह से बोला जा रहा है, और यहाँ पे NH2 को बोला जाता है अमाइनो जो बोल रहे हैं NH2 की वजह से बोल रहे हैं। अब ये R अलग अलग आएगा, तो ये 3 ग्रुप हो गया कार्बन की तरफ। चौथा ग्रुप है H, कौन है,
चौथा H लगा हुआ है जो कार्बन के साथ दिखा रहा है ब्रांचिंग फॉर्म में, मतलब अलग से करके नहीं दिखा रहा है। तो ये कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 4 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक COOH, एक NH2 है। तो हाइड्रोजन, COOH और NH2 ये सब तो फिक्स्ड है, सिर्फ R अलग अलग होगा। अलग अलग R होने की वजह से अलग अलग उसका नाम हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ को भी मार्क कर लेते। अमाइनो एसिड में क्या क्या है, अल्फा बीटा, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे दिया हुआ है कि अमाइनो एसिड क्लासिफाई किया गया अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन करके। ओनली अल्फ़ा अमाइनो एसिड आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करने से सिर्फ अल्फ़ा अमाइनो एसिड ही आता है, हालांकि और भी अमाइनो एसिड होता है, लेकिन मिलेगा सिर्फ अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अब देखो अल्फ़ा अमाइनो एसिड का मतलब क्या है। NH2COOH की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताते हैं, ये वाला थोड़ा स्ट्रक्चर को जूम करके बताते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर में RCH-COOH में इसमें प्रायोरिटी ज़्यादा किसका है, COOH का ज़्यादा है। तो अगर प्रायोरिटी COOH का ज़्यादा है और NH2 का कम है तो ये कार्बन को बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन को बोला जाता है अल्फ़ा कार्बन। अगर CH3CHO है तो CHO से अटैच जो CH3 है, CH3 का कार्बन को बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। तो जो फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड है NH2 ग्रुप, तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा अमाइनो एसिड। तो जब भी प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड मेरा बनता है। ठीक है, चलो इसको रीड कर लेना, लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर लेना, ग्रीक वर्ड क्या क्या है, क्या क्या मीनिंग दिया हुआ सब रीड कर लेना। अब अल्फ़ा अमाइनो एसिड का NCERT में टेबल दिया हुआ। अब यहाँ पे देखो ग्लाइसिन में बोला है ये सब R है, R की जगह में अलग अलग ग्रुप आएगा तो उसका अलग अलग नाम हो जाएगा, जैसा कि ग्लाइसिन, अलानिन, ये सब चीज़। तो अगर यहाँ पे H आता है तो अमाइनो एसिड में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे देखो चारों ग्रुप अलग अलग दिया हुआ है। तो तुमको नहीं लगता ये चारों ग्रुप अगर अलग अलग है तो इसको कायरल कार्बन बोलना चाहिए, कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन। चारों ग्रुप अलग अलग उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन अगर हो, एक ही कायरल कार्बन अगर है किसी मॉलिक्यूल में तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है। अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, 2 है, एंट्रेंस में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, GOC का चैप्टर का ये कि 2 कायरल कार्बन है तो वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे POS, उसके बाद बताएंगे कि है कि नहीं है। मेसो कंपाउंड देखा जाता है ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर R के जगह, यहाँ पे R के जगह अगर हम H लिख दें तब तो कायरल कार्बन रहा नहीं, दोनों HH हो गया, ये भी H है ये भी H है। तो सिर्फ ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब ये टेबल में देख लोगे बहुत सारा स्टार करके मार्क किया हुआ, देखो स्टार करके मार्क किया हुआ है। तो ये जो स्टार है इसका मतलब होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो बॉडी में खुद से प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको देना पड़ता है। और जो खुद से प्रोड्यूस हो जाता है उसको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोला जाता है। अब ये टेबल का बहुत सारा ट्रिक है याद करने का, जो भी ट्रिक अप्लाई करो, रटना या देखना स्ट्रक्चर को तो तुमको पड़ेगा ही कि कौन सा स्ट्रक्चर में क्या, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर में R का वैल्यू क्या है, कितना ब्रांचिंग है, ये देखने के बाद ही तुम समझ सकोगे कि किसका नाम क्या होगा। तो लाइन बाय लाइन जो टेबल दिया हुआ है सबका नाम को देख लेना। बोर्ड में उतना डिटेल में नहीं आता, बोर्ड में तुम्हारा सिर्फ ग्लाइसिन और अलानिन से क्वेश्चन आता है, लेकिन इंट्रेंस का JEE मेंस में बहुत मरतबा क्वेश्चंस बीच से भी आ गया है टेबल का। तो इस वजह से स्ट्रक्चर को देख लेना। जैसा फॉर एग्जांपल मान लो बोल देता फेनोलिक OH कहाँ पे है, तो फेनोलिक OH का मतलब होता है OH जब फेनाइल रिंग से अटैच्ड हो। तो यहाँ पे देखो OH यहीं पर सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे C6H4 से अटैच्ड है, मतलब रिंग से अटैच्ड है, तो ये फेनोलिक OH हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो टेबल देख के करना पड़ता है। अगर तुम टेबल को अच्छा से पढ़ लोगे, स्ट्रक्चर को समझ लोगे, याद तो एनी और तुमको नाम के साथ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इसमें तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड में क्या लिखा हुआ है, एसिड, बेस और न्यूट्रल। एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो R के जगह में अगर NH2 ग्रुप आ गया तो वो अगर R में NH2 ग्रुप है तो उसको बोलेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। अगर R के जगह में COOH ग्रुप है तो उसको बोलेंगे, अगर R में COOH आ रहा है कोई R के जगह में, जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे एग्जांपल में जितना सारा एग्जांपल है तो यहाँ पे देखो NH2 प्रेजेंट है तो बेसिक हो गया।
यहाँ पे देखो COOH प्रेजेंट है तो ये एसिडिक हो गया, ये COOH प्रेजेंट है तो ये अमाइनो एसिड जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा। अगर NH2 है तो बेसिक हो जाएगा, यहाँ पे भी NH2 है तो बेसिक हो गया। जहाँ पे ना एसिड ग्रुप है COOH ना NH2 ग्रुप है तो उसको न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोला जाता है। ठीक है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड इसको बोलते हैं। इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप मेक्स इट न्यूट्रल। मोर नंबर मतलब न्यूट्रल कौन करता है, अगर अमाइनो ग्रुप और COOH ग्रुप अगर इक्वल पोजीशन में आ जाए तो अमाइनो ग्रुप में अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक COOH है और एक NH2 ग्रुप है और एक R है। अगर R में ना COOH है ना NH2 है तो फिर अल्टीमेटली तो यही हुआ ना कि एक ही COOH प्रेजेंट है और एक ही NH2 प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, synthesized in the body, the amino acid which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acid। जो नॉन एसेंशियल होता है जिसमें स्टार मार्क नहीं है वो तुम्हारा बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाता है, और जो सिंथेसाइज नहीं होता है बॉडी में विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट आर नोन एज एसेंशियल अमाइनो एसिड। डाइट के थ्रू अगर हम लोग ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। टेबल में दिया हुआ पूरे एग्जाम्पल गो थ्रू कर लेना, अच्छे से स्ट्रक्चर वगैरह नाम के साथ देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ज्वीटर आयन का कॉन्सेप्ट में। ज्वीटर आयन क्या होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटोन। इसी अमाइनो एसिड में COOH जो होगा वो अपना H लूज करेगा और अमाइनो ग्रुप के ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा तो डाइपोलर आयन बन जाएगा। डाइपोलर मतलब COO माइनस चार्ज आ गया, एक चार्ज आ गया, और NH3 प्लस मतलब वहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो ये डाइपोलर आयन बोला जाता है जिसका नाम दिया गया ज्वीटर आयन। अब ये मत समझ लेना कि किसी भी कंपाउंड में प्लस और माइनस होगा, डाइपोलर होगा तो उसको ज्वीटर आयन बोल देंगे, नहीं, ज्वीटर आयन उसको नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रेट का तुम स्ट्रक्चर देखोगे, NO2 अगर बेंजीन रिंग से अटैच है, मान लो यहाँ पे PH है और बेंजीन से ये वाला तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये वाला O माइनस, ये वाला प्लस, तो ये जो कंपाउंड बना है यहाँ जो प्लस और माइनस आ रहा है डाइपोलर तो है, लेकिन ये एसिड का H प्लस लूज करके और NH2 H प्लस गेन करके नहीं बना है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये लूज और गेन करके नहीं बना, तो इसको ज्वीटर आयन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड में जब COOH H लूज करेगा और NH2 गेन करेगा तब अमाइनो एसिड उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन ज्वीटर आयनिक फॉर्म अमाइनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। ऑब्वियस सी बात है, एसिड भी है बेस भी है तो एम्फोटेरिक ने तो शो करेगा ही। नेक्स्ट है एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरल अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो अभी एक्सप्लेन किया था ना कि ग्लाइसिन में जो तुम्हारा 2 OH HH हो जाता है तो कायरल कार्बन होता ही नहीं है तो वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिंस अल्फा कार्बन एटम इज असिमेट्रिक दिस एग्जिस्ट। असिमेट्रिक मतलब जितना सारा अमाइनो एसिड में सब में कार्बन असिमेट्रिक है, मतलब कायरल है तो सब ऑप्टिकली एक्टिव होगा एक्सेप्ट ग्लाइसिन। दिस एग्जिस्ट बोथ इन DNL फॉर्म, दोनों DNL फॉर्म के बीच में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आता है पेप्टाइड और पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन जो होता है 2 अमाइनो एसिड को मिला देंगे तभी तो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि प्रोटीन तो पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। तो जब 2 प्रोटीन को मिलाओगे तो निकलेगा का वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। और पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वो कौन सा लिंकेज होता है, अच्छा से देख लो, ये वाला लिंकेज, मतलब CONH जहाँ पे होगा वो पेप्टाइड लिंकेज होगा। अब यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल मिलके एक मिनिमम प्रोटीन बनाने के लिए कितना मॉलिक्यूल का जरूरत है, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा तो बन जाएगा, उसको बोला जाता है डाईपेप्टाइड। 2 मिलेगा तो डाई, 3 मिलेगा तो ट्राई, जहाँ पे आगे में अभी आगे आने वाला है। ये लेकिन एलिमिनेशन किसका करता है, एलिमिनेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का कर देगा। वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बना देगा, CONH बना देगा, जिसको अगर 2 मॉलिक्यूल है तो उसको क्या बोलते हैं, डाईपेप्टाइड बोला जाता है। व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइन विद अमाइनो ग्रुप ऑफ अलानिन वी गेट अ डाईपेप्टाइड, ग्लाइसिल एलानिन, जिसको ग्लाइएला बोला जाता है। ग्लाइएला, अगर ग्लाइसिन और अलानिन दोनों को मिलाया जा रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में ग्लाइएला बोला जाएगा, उस प्रोटीन का नाम हो जाएगा ग्लाइएला। और उस प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वो CONH होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का OH और दूसरा मॉलिक्यूल का H निकल जाता है। अमाइनो एसिड का H निकल जाएगा और COOH का OH निकल जाएगा, एज वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और CONH बच जाएगा। अब इसका अलग अलग है, ट्राईपेप्टाइड, अगर 3 अमाइनो एसिड है तो ट्राईपेप्टाइड हो जाएगा, उसी तरीके से 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, सच अमाइनो एसिड अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, अगर 10 से ज़्यादा हो जाता है तब। अब पॉलीपेप्टाइड विच मोर देन 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 एटॉमिक मास यूनिट, उसी को प्रोटीन बोलते हैं। अगर मोर देन 100 अगर अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो उसका नाम दिया गया प्रोटीन।
ठीक है। बाकी तो और भी सारे एग्जांपल्स है। प्रोटीन में तुम्हारा 10,000 से ज़्यादा मॉलिकुलर वेट आ जाता है। मॉलिकुलर मास बोल रहा है, मोनो ये नहीं बोल रहा है कि अमाइनो एसिड इतना होना चाहिए। मॉलिकुलर मास 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तब उसको प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन का ये कंडीशन है। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड विथ फ्यूअर अमाइनो एसिड आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स। कुछ अमाइनो एसिड को मिला के पॉलीपेप्टाइड जो बनता है उसको ही मतलब ये बोला जाता है प्रोटीन बोलो। Next, if they ordinarily have a well-defined conformation of a protein such as insulin which contains 51 amino acid. इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो बॉडी में दिया जाता है, उसमें 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, कंबाइन करके इंसुलिन को बनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन को दो हिस्सा में डिवाइड किया गया। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में क्या है, व्हेन द पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है तो उस पेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड को बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। प्रोटीन तो है लेकिन फाइब्रस प्रोटीन, क्योंकि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। वो सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। एग्जाम्पल क्या, केराटिन जो हेयर वूल सिल्क में प्रेजेंट होता है, और मायोसिन जो कि मसल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। इसमें क्या है, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप देता है। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। इंसुलिन जो होता है वो तुम्हारा, और एल्बुमिन भी, एल्बुमिन कहाँ है वो सब अभी डिटेल में भी आएंगे। ये लोग दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब एग्जाम्पल होता है किसका, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। अभी स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग आके देखेंगे तो समझ में आएगा। ये याद रखना कि ये इनसॉल्युबल होता है और वो वाला तुम्हारा सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर और शेप जो है प्रोटीन का, उसको कैटेगराइज किया गया 4 पीस में। प्राइमरी, पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें पूरा पॉइंट जितना सारा है सब एक एक करके मार्क करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रोटीन में है 1 or more polypeptide chain. Each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence, and it is the sequence of amino acid that is said to be primary structure of that protein. Any change in this primary structure, that is the sequence of amino acid, creates a different protein. अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर का सीक्वेंस को ही चेंज कर दोगे तो वो डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, तभी वो प्रोटीन रहेगा। अगर उसको चेंज करोगे तो डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा। डिफरेंट प्रोटीन मतलब फंक्शन भी उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी प्रोटीन्स में। ये क्या है, द सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। इस ये शेप को डिफाइन करता है। दे आर फाउंड एग्जिस्ट इन 2 different टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, वाइज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। ये तुम्हारा अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है जो तुम्हारा किसके बेस पे बताया गया। दिस स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दिखाया जा रहा है कि तो उसको तुम्हारा कॉइल की तरह उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, फोल्ड कर करके कर रहा है। जो फोल्डिंग हो जाता है ना, देखोगे वायर को भी फोल्ड कर दोगे तो इस तरीका का शेप ले लेता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O अमाइनो एसिड है भाई, और NH ग्रुप का लिंकेज होता है। कैसा लिंकेज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लिंकेज होता है। अल्फा हेलिक्स क्या है, Alpha helix is one of the most common ways in which a polypeptide chain for all possible hydrogen bond by twisting a right-handed screw helix with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक दूसरे का बीच में होगा, 2 अमाइनो एसिड। ये स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इतना सारा अमाइनो एसिड है, ये पॉलीपेप्टाइड है तो बहुत सारा अमाइनो एसिड है। अब इसको कॉइल की तरह लपेट दोगे तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, ये वाला पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में दिखा रहा है। ये इतना सारा सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डॉट डॉट करके। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इसको जो कॉइल की तरह बनाया गया, इसको जो रोटेट करके शेप दिया गया, वो राइट हैंड की तरह, राइट हैंड स्क्रू को बोलते हैं हेलिक्स। राइट हैंडेड के हिसाब से इसको ये किया गया है, रोटेट किया गया है। और ये दोनों के बीच में जैसे जैसे रोटेट किया जाएगा तो एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा अमाइनो एसिड, और दोनों एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। स्ट्रक्चर देखकर समझ में आता होगा, ये जो देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये जितना सारा डॉट डॉट है, ये वाला, ये सब क्या है, ये सब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सब अमाइनो एसिड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बहुत स्ट्रांग हो जाता है ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट वाला अल्फा हेलिक्स के बारे में तो पढ़ लिया। नेक्स्ट है बीटा स्ट्रक्चर। कौन सा बीटा है? बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड और टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, प्लेंटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है और साइड बाय साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ साइड बाय साइड, वहाँ पे साइड बाय साइड नहीं होता, यहाँ पे एक साथ होता है, इसीलिए साइड बाय साइड इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड। द स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द प्लीटेड फोल्ड ऑफ ड्रेपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा प्लीटेड शीट। तो सबका जो नाम देता है ना, उसका स्ट्रक्चर जिसके साथ मिलता है उसी का नाम दे दिया जाता है। तो स्ट्रक्चर का नाम कहाँ से आ रहा है उसका मैटर नहीं है, क्या क्या लिंकेज है वो मैटर ज़्यादा करता है। नेक्स्ट आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में। टर्शरी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है? द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और फर्दर फोल्ड कर देगा तो वो तुम्हारा टर्शरी स्ट्रक्चर ले लेता है। द टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स वाइज फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर, ये तुम्हारा टर्शरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। द मेन फोर्सेज विच स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मेन फोर्सेज होता है, जो 2 डिग्री मतलब स्ट्रक्चर और टर्शरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी और 3 डिग्री मतलब टर्शरी को, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सब फोर्स को मेंशन यहाँ पे कर दिया गया। मेन फोर्सेस होता है ये सब। नेक्स्ट आते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या? 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू एज सब यूनिट्स। द स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड को मतलब सब यूनिट बोला जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा, वो सबको सब यूनिट मान लिया गया। अब सब यूनिट को स्पेशल तरीक़ा से अगर सजा दिया जाए तो वो क्वाटरनरी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चारों जो पढ़े हैं उसको समझेंगे डायग्राम के बेस पे। ये डायग्राम देखो, ये प्राइमरी है, एकदम सिंगल लीनियर चेन है ना, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या है? घुमाया गया है। कौन सा घुमाया गया? अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड। टर्शरी क्या है? इसको और डबल कर दिया गया है, डबल फोल्ड कर दिया गया। तो एक फोल्ड तो ये वाला था, डबल फोल्ड कर दिया गया है। और क्वाटरनरी में क्या बोला गया? सब यूनिट जितना सारा है स्पेशल अरेंजमेंट उसको दिया गया। ये बोला जा रहा है स्पेशल अरेंजमेंट। क्या स्पेशल अरेंजमेंट है? ऐसी मोड़ दिया है, इस तरीक़ा से लपेट दिया है। अब तुम स्पेशल अरेंजमेंट अगर इसको जानना चाहते हो तो ये सब देखो, छोटा छोटा देख रहे हो ना, इस तरीक़ा से बना हुआ। एक्चुअली ये 2D स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए इसको तुम ठीक से देख नहीं पा रहे हो स्ट्रक्चर को। जब तुम 3D में देखोगे ना तब समझोगे कि इसको किस तरीक़ा से, तो पैटर्न तुमको समझ में आ गया, इसीलिए इसको स्पेशल अरेंजमेंट बोला जा रहा है। अब चारों को मिक्स कर दिया गया और देखना है, फाइंड करना है कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये चारों को मिक्स करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, अब हीमोग्लोबिन में चारों टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, चारों टाइप का स्ट्रक्चर प्रोटीन का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन। जो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, अपना फंक्शन को शो करता है, तो उस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। वेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, मतलब अपना बायोलॉजिकल फंक्शन वो शो कर रहा है, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज। द फिजिकल चेंज में उसको डालेंगे, जब फिजिकल चेंज के अंडर गो वो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर या पीएच या कुछ भी चेंज अगर करोगे, देखो लिखा हुआ है टेम्परेचर या पीएच चेंज करोगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है? सेकेंडरी में होता है, टर्शरी में होता है। सेकेंडरी को ही तो फोल्ड करके टर्शरी हम लोग बना देते हैं, तो टर्शरी में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और सेकेंडरी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर डिस्टर्ब हो गया तो सेकेंडरी और टर्शरी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। ग्लोब्यूलर और फाइब्रस बोले थे ना, किस में बोले थे? टर्शरी में बोले थे। और सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अनफोल्ड और अनकॉइल्ड हो जाएगा एंड प्रोटीन लूजेज इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लूज कर जाएगा, इसी को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल आता है, अभी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी टर्शरी, ये दोनों क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ इंटैक्ट कौन सा रहता है? प्राइमरी रहता है। अब देखो, द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन। अनदर एग्जांपल इज कडलिंग ऑफ मिल्क विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। तो प्रेजेंट इन मिल्क, वो तुम्हारा मिल्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से कडलिंग हो जाता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है ना,
सॉलिड के फॉर्म में आ जा रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी टूट जा रहा है। अब तुम इसको अंडा से समझो, बहुत कोई तो तुम लोग दही दूध से बनते हुए देखे नहीं हो, लेकिन अंडा को देखे हो तो जो अंडा को, नॉर्मल अंडा को, अंडा तो नॉर्मली होता है, जब उसको क्रैक करोगे, तोड़ोगे, तो उससे क्या निकलता है? येलो कलर का जल्दी तो निकलता है, साथ में व्हाइट कलर का लिक्विड भी रहता है, कलरलेस लिक्विड भी रहता है ना। लेकिन अगर तुम उसको बॉयल कर दोगे तो वो जो लिक्विड था वो लिक्विड व्हाइट बन जाता है, वो लिक्विड जो था व्हाइट बन जाता है, जिसको हम लोग सफ़ेदी बोलते हैं, है ना। तो जब तुम सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को जब तुम बॉयल किए, टेम्परेचर चेंज किया, लिखा हुआ है ना कि जब तुम फिजिकल क्वांटिटी को अप्लाई करोगे, फिजिकल चेंज करोगे, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए, बॉयल किए, तो एक क्या होगा, अंदर का जो उसका पोर्शन है, जो लिक्विड कलरलेस लिक्विड था, येलो वाला पार्ट को छोड़ के, तो उसमें सेकेंडरी भी था, टर्शरी भी था, प्राइमरी भी था। सेकेंडरी टर्शरी डिस्ट्रॉय हो गया, है उसी के अंदर, वो दोनों प्रोटीन है उसी के अंदर, तो इसीलिए बोला जाता है सफ़ेदी में प्रोटीन होता है, तो वो है उसी के अंदर। सिर्फ चेंजेस क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो इंटैक्ट नहीं रहेगा, उसका स्ट्रक्चर वो टूट गया, सिर्फ प्राइमरी इंटैक्ट है, इस वजह से उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, उसका स्ट्रक्चर सॉलिड बन गया। प्राइमरी सिर्फ वहां पे है, सेकेंडरी टर्शरी भी है अंदर में, लेकिन वो टूट चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन रहेगा अंदर, तभी तो हम लोग को प्रोटीन मिलता है सफेदी से। ठीक है, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम। एंजाइम में क्या है? लाइफ इज पॉसिबल टू डू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम के बारे में डेफिनेशन उसका डिटेल में नहीं जा रहे, वो सब तो तुम लोग को बायोलॉजी में पता ही ऑलरेडी, काम की चीज़ में आते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जितना सारा एंजाइम होता है सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, मतलब इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता। सॉल्युबल में तो तुम्हारा फाइब्रस आता है। ठीक है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंजाइम स्पेसिफिक है कि इसी को यूज़ करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ करना है। And for a particular substrate, they are generally named after the compound or class of compounds upon which they work. For example, the enzyme that catalyzes hydrolysis of maltose into glucose is named as maltose. बहुत जगह पे ऐसा होता है कि एंजाइम का जो नाम दिया जाता है वो कंपाउंड के हिसाब से ही दे देता है। जैसा मेल्टोज है, मेल्टोज से ग्लूकोज बनाया जा रहा है, तो एंजाइम का नाम क्या दे दिया गया? मेल्टेज दे दिया गया। Sometimes enzyme are also named after the reaction, मतलब आफ्टर द रिएक्शन भी एंजाइम का नाम दिया गया। आफ्टर द रिएक्शन मतलब रिएक्शन में हुआ क्या है वो उसके बेसिस पे नाम दे दिया गया एंजाइम का। जैसा रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो उसका नाम क्या दे दिया गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज। एज लगेगा लास्ट में, ASE, ये एंजाइम का नाम में आता है। ठीक है, मैकेनिज्म में गो थ्रू कर लेना, उतना क्वेश्चंस नहीं आते, इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन्स में आते हैं। विटामिन्स क्या है? सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट बट देयर डेफिशिएंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीजेस। मतलब हम लोग का बॉडी में ज़रूरत तो होता है विटामिन का, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। डिफिशियंसी होगा तो डिजीज़ होगा, ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से कभी भी विटामिन बिना डॉक्टर का एडवाइस का नहीं लेना चाहिए। These compounds are called vitamins. मोस्ट ऑफ द, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम होने से, डिफिशियंसी होने से डिजीज हो जाता है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं विटामिन। बहुत स्मॉल अमाउंट का प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। ज़्यादातर बॉडी में हम लोग का विटामिन बनता नहीं है, बट प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। प्लांट्स बना लेता है विटामिन बॉडी में, लेकिन ह्यूमन बींग जो होता है या एनिमल्स हो, वो लोग नहीं बना पाता है बॉडी में विटामिन। ठीक है, रीड कर लोगे, गो थ्रू कर लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये तुम्हारा क्या, और ऑर्गेनिज्म ये क्या हो गया? ये विटामिन का तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन तुम्हारा अल्फ़ाबेट के थ्रू डिज़ाइन किया गया, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी। ठीक है, सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप भी दे दिया गया, B1, B2, B6, B12 एक्सेट्रा। विटामिन का इतना क्लासिफिकेशन कर दिया गया। एक्सेस ऑफ विटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल एंड विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। अगर तुमको लगता है विटामिन कम हो रहा है, तुम विटामिन लेना शुरू कर दिए, तो विदाउट कंसल्टिंग फ्रॉम द डॉक्टर इट इज़ नॉट गुड टू टेक, बिकॉज इट बिकम्स हार्मफुल ऑल्सो समटाइम्स। तो विटामिन अगर ज़्यादा हो जाए तो हार्मफुल हो जाता है, और अगर विटामिन कम हो जाए तब डिजीज़ हो जाता है। तो इसी वजह से बिना एडवाइस का नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं विटामिन का क्लासिफिकेशन क्या है? 2 ग्रुप्स में है, एक है तुम्हारा फैट सोल्यूबल विटामिन और एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर। सोल्यूबल वाटर, इनसॉल्युबल वाटर में, और फैट और ऑयल्स में सोल्यूबल होगा, तो उसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, दीज आर विटामिन A, D, E and K। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज फॉर फैट स्टोरिंग टिश्यूज। फैट स्टोरिंग को एडिपोज बोलते हैं और लीवर में स्टोर होता है। कौन सा विटामिन? A, D, E and K।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में। वाटर सोल्यूबल में देखिए क्या लग रहा है कि सोल्यूबल कहाँ पे होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा। और यहाँ पे होता कि वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा विटामिन होता है, बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी आर वो सोल्यूबल इन वाटर। ए डी ई एंड के क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में, उसको फैट सोल्यूबल बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली exerted in urine and cannot be stored except vitamin B2 in our body। तो वाटर सॉल्यूबल जो होता है उसको रेगुलर डाइट में लिया जा सकता है क्योंकि वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है, बॉडी में रुकता नहीं है। और विटामिन B12 जो है वो बॉडी में रुक जाता है, बॉडी के बाहर नहीं निकलता है। इस वजह से कि जो विटामिन B12 के अलावा जितना सारा विटामिन है उसको लिया जा सकता है क्योंकि वो बॉडी से निकल जाएगा, वो वाटर सॉल्यूबल है। लेकिन तब भी हम लोग डॉक्टर के कंसल्ट करके ही लेना है। विटामिन अगर इनटेक कर रहे हो तो कंसल्ट करके ही लेना बेहतर है। अब हम लोग टेबल देखते हैं। अच्छा, जो वेजिटेबल्स में विटामिन अगर मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रहा है, जो नेचुरल प्रोडक्ट में मिल रहा है वो अलग है, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन या टैबलेट जो लिया जाता है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है विटामिन, सम इंपॉर्टेंट विटामिन, देयर सोर्सेज एंड देयर डिफिशियंसी डिजीजेस। तो ये डिजीजेस जितना सारा है सब गो थ्रू करना है, टेबल तुमको पढ़ना होगा, इसमें कोई ट्रिक लगाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हम लोग का विटामिन भी होता है पूरा कंप्लीट, विटामिन्स पूरा हो गया ख़त्म। तो कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए, प्रोटीन्स कर लिए, विटामिन्स कर लिए। उसका क्वेश्चन अभी आगे डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करने के बाद। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। Every generation of each and every species resembles its ancestors in many ways। जनरेशन जो ट्रांसमिट होता है कि बेटा बाप की तरह दिख रहा है या दादा की तरह दिख रहा है, ये जो जनरेशन ट्रांसमिट होता है वो न्यूक्लिक एसिड की वजह से होता है। हाउ आर दिस कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। इसको हेरिडिटी बोला जाता है। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल की वजह से ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। अब ये न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल में क्या ऐसा होता है जिसके वजह से ये ट्रांसमिशन होता है? तो उसमें होता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन और अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जिसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। अब दीज आर मेनली टू टाइप्स। एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए बोला जाता है। अब सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जेम्स डीवे वॉटसन जिसको जेडी वॉटसन भी बोला जाता है, ये जेडी वॉटसन फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलके क्या बनाया था? प्रोपोज किया था डीएनए के स्ट्रक्चर। डीएनए मॉलिक्यूल्स टेक द शेप ऑफ अ डबल हेलिक्स। तो ये सिर्फ इसके बारे में ही बताया। जेडी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मिलके इसके बारे में ही बताया। फ्रांसिस क्रिक और जेडी वॉटसन का सिर्फ नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नीचे आगे एक्सप्लेनेशन में भी वो इसी दोनों का नाम आएगा। जबकि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है मॉरिस विल्किंस। लेकिन जेडी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद उसने प्रोपोज किया डीएनए का स्ट्रक्चर्स। अब डीएनए का स्ट्रक्चर जो प्रोपोज किया तो कौन सा स्ट्रक्चर था? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये देखो नीचे में आता है अभी। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो वो कैसे पता चलेगा? जब डीएनए या आरएनए को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड्स अ पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको बेस बोला जाता है। तो इसमें बेस भी होता है, इसमें एसिड भी होता है और इसमें पेंटोज शुगर होता है। तो यहाँ जो नीचे में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो तुम्हारा पेंटोज शुगर है। देख लो यहाँ पे 5 1 2 3 4 यहाँ तो 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, 5 मेंबर रिंग है और कार्बन भी 5 है टोटल। तो ये बीटा डी राइबोज है। अब बीटा डी राइबोज किसका कहाँ से आता है और बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज कहाँ से आता है? तो बीटा डी राइबोज देता है आरएनए और डीएनए देता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिलता है, मतलब डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसका और डिटेल में कंपोजिशन। डीएनए के पास 4 बेस होता है। कौन कौन सा?
एडेनिन जिसको एडेनोसिन भी बोला जाता है, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 होता है डीएनए में। आरएनए में पहला 3 सेम होता है, सिर्फ लास्ट का एक बदल जाता है, यूरासिल, ये आरएनए का पार्ट है। यूरासिल डीएनए में नहीं होगा और थाइमिन जो होगा वो आरएनए में नहीं होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर में बाकी 3 जो नीचे में देख रहे हो, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ये तो एक ही रिंग है, लेकिन एडेनिन और ग्वानिन में 2 रिंग आता है। अब इसको याद रखोगे 2 रिंग को, कि यहाँ पे जो 2 कार्बन का बीच जो मेन कॉमन पार्ट है, इसको जूम करके दिखाते हैं, मेन जो कॉमन पार्ट है, दोनों रिंग का कॉमन पार्ट है जो डबल बॉन्डेड होना चाहिए और उसका ठीक एडजेसेंट में NH2 ग्रुप है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ग्वानिन का क्या केस है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट में CO है, NH2 एडजेसेंट में नहीं है। इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे आगे, बाकी 3 में एक एक रिंग है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे देखो 1 पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं अगर उससे बेस अटैच्ड है। यहाँ पे बेस है, बेस अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन से, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। In nucleoside, the sugar carbons are numbered as 1, 2, 3, etc. In order to distinguish this from the bases, when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5th position of sugar moiety, we get a nucleotide. अगर 5th पोजीशन में फॉस्फोरिक एसिड अगर आके अटैच हो जाता है तो वो फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। यहाँ पे देखो 5th कार्बन था, यहाँ पे पूरा फॉस्फोरिक एसिड वाला पोर्शन आ गया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो नीचे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो है, जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा था जहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी था, मतलब ये वाला, ठीक है, सेकंड वाला। अब इसको जो ज्वाइंट किया जाता है, तो जो लिंकेज से ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये लिंकेज का नाम दिया गया, और ये लिंकेज होता किसके बीच में है, 5th और 3rd कार्बन के बीच में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है डिटेल में आते हैं, देख लो ये वाला, ये दोनों तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे 3rd कार्बन है ऊपर में, यहाँ से देखो जूम करके बताते हैं, यहाँ पे 3rd कार्बन है और नीचे में 5th कार्बन है। तो 3rd कार्बन ऊपर में है, 5th कार्बन नीचे में है, और दोनों के बीच का जो लिंकेज है उसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। ये होता है यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसका स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर को लीनियर वे में भी दिखाया जा रहा है, सिंप्लीफाइड वर्जन में, सिंप्लीफाई करके वर्जन में इसको लीनियर स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है कि किस तरीके से अटैचमेंट होता है। ये हमारा उतना काम का नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इसका, इससे रिलेटेड देखो जो बोले थे डीएनए को जो प्रपोज किया था, तो 2 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, वो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गेव अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। डीएनए का डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं ये लोग दोनों ने दिया था, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे मेंशन नहीं है। 2 nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bond between pair of bases। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होता है, मतलब फोर्स होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से मिल जाता है हेलिक्स स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखो, एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन। एडेनिन थाइमिन के साथ फॉर्म करता है, और साइटोसिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन के साथ फॉर्म करता है। मतलब ओपोजिट नहीं होना चाहिए। ओपोजिट का मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ कर रहा है, एडेमिन के साथ भी कर सकता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ कर रहा है, लेकिन साइटोसिन एडेनिन के साथ नहीं कर सकता, या थाइमिन के साथ नहीं कर सकता, एडेनिन साइटोसिन या ग्वानिन के साथ नहीं कर सकता। तो ये लिंकेज को ध्यान में रखना है कि ओपोजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स इज प्रेजेंट विच समटाइम्स फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ। कभी कभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो आरएनए का होता है वो फोल्ड हो जाता है। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है। एक होता है mRNA, दूसरा होता है rRNA, और तीसरा होता है tRNA। ये सब नाम है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो स्ट्रक्चर साइड में बना हुआ है, ये तुम्हारा डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए बना हुआ है। अब देख लो यहाँ पे गैनोनिन साइटोसिन के साथ है ग्वानिन, और फिर एडेनिन तुम्हारा थाइमिन के साथ है। तो ये वाला स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि लिंकेज किस तरीके से हो रहा है।
नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? हम लोग को पता है कि हम लोग का फिंगरप्रिंट जो होता है ये एक यूनिक फिंगरप्रिंट है, मतलब किसी के साथ नहीं मिलता है, सबका अपना इंडिविजुअल है, लेकिन इसको सेम किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट दिस कैन बी ऑल्टर्ड बाय सर्जरी। है यूनिक प्रिंट फिंगरप्रिंट्स, लेकिन इसको सर्जरी के थ्रू सेम किया जा सकता है। सेम ने मतलब चेंज किया जा सकता है, सेम तो कर ही नहीं सकता, कभी चेंज कर सकता है अगर सर्जरी किया जाए तो। अब ये वाला से काम क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ पे यूज़ होता है, इसका काम क्या होता है, इससे क्या पता लगता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेज है? तो फर्स्ट पॉइंट है इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। क्रिमिनल के बारे में अगर पता करना है फिंगरप्रिंट तो डीएनए चेक करके कर सकता है, मतलब फिंगरप्रिंट के हेल्प से। दूसरा है टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर फादरहुड को पता करना है तो ये वाला डीएनए से फिंगरप्रिंट से पता चल सकता है। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडी इन एनी इंसिडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये 4 तुम्हारा एडवांटेज है डीएनए फिंगरप्रिंट्स का, तो उसको पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल फंक्शन खाली अपने से रीड कर लेना, जो गो थ्रू कर लेना, फिंगरप्रिंट्स के बारे में ही दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रांसमिशन के बारे में दिया हुआ, फिंगरप्रिंट्स तो ऊपर में पढ़ लिए, अब यहाँ पे ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है डॉटर्स में या सन में, ठीक है, उसको डिटेल में गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट हार्मोन्स। हार्मोन्स का बहुत सा छोटा सा एकदम माइनर पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में जो हार्मोन्स है वही हार्मोन्स यहाँ पे पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स दिया हुआ है जिससे क्वेश्चंस का आने का पॉसिबिलिटी है वो सब हम लोग अंडरलाइन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होता है, हार्मोन्स तुम्हारा नाम होता है, हार्मोन्स का एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे स्टेरॉइड्स, जिसका एग्जाम्पल होता है एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजन। स्टेरॉइड कहाँ पे लिया जाता है? स्टेरॉइड बहुत कोई जो जिम करता है बॉडी तो वो इसको लेता है, स्टेरॉइड को बॉडी को वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। दूसरा है सम पॉलीपेप्टाइड्स फॉर एग्जांपल इंसुलिन और एंडोर्फिन्स, ये भी तुम्हारा हार्मोन्स होता है। और थर्ड होता है एपिनेफ्रिन और क्या है एपाइनफ्रिन और नॉरपाइनफ्रिन। ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड होता है, इसको अच्छा से स्पेलिंग तो पूछने नहीं आएगा कि इसका स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग क्या है, बस देख के रखना कि हार्मोन में कौन कौन सा आ रहा है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा इसमें से हार्मोन नहीं है, तो तुमको हार्मोन्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो द रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का रोल क्या है? इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। तो ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखता है, इंसुलिन ज़्यादा होने नहीं देता है। तो जो डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसका शुगर बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और टैबलेट काम नहीं करता तो इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन से क्या होता है? ये जल्दी कंट्रोल कर लेता है, टैबलेट से काम नहीं कर पाता या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब डायबिटीज़ पेशेंट अपना मतलब प्रिकॉशंस नहीं ले पाते हैं, हमेशा ज़्यादा मतलब हर बार जब भी चेक कराते हैं तो हमेशा ज़्यादा वैल्यू आता है, तो उस केस में वो लोग को इंसुलिन फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, एडवाइस करता है कि इंसुलिन लिया जाए। तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देता है। नेक्स्ट इंसुलिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। रिलीज होता है, रिस्पॉन्स करता है कब? जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड हार्मोन्स ग्लूकागोन, ये क्या करता है? ग्लूकागोन भी बोल सकते हो, जोन भी बोल सकते हो, टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। मतलब ये उल्टा काम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, वो घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है। द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ना कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है, दोनों बॉडी में मेंटेन करता है। Epinephrine and norepinephrine mediate responses to external stimuli. Growth hormones and sex hormones play role in growth and development. नेक्स्ट पार्ट आता है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, थायरॉक्सिन से बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस इन द थायराइड ग्लैंड इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन अमाइनो एसिड से ये वाला प्रोड्यूस होता है। एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन का लेवल लो हो जाए तो वो कौन सा डिजीज फॉर्म करेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जो भी नाम दिया हुआ यहाँ पे, लेथार्जीनेस एंड ओबेसिटी, बहुत लेजी कर देता है, ये डिजीज से इफेक्ट होता है ये, तो ये डिजीज का नाम को याद रखना है। स्टेरॉयड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय एडर्नल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स। स्टेरॉयड जो अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, वो हार्मोन्स क्या प्रोड्यूस करता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, वो अपने से गो थ्रू कर लेना, हम डायरेक्ट डिजीज में आते हैं। यहाँ पे क्या डिजीज दिया हुआ देखो, इफ एडर्नल कॉर्टेक्स डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली देन वन ऑफ द रिजल्ट में बी एडिसन्स डिजीज।
ये एडिसन्स डिजीज क्या है? कैरेक्टराइज बाय हाइपोग्लाइसीमिया, वीकनेस एंड इंक्रीज सक्सेसिबिलिटी टू स्ट्रेस। ये डिजीज़ का ये साइड इफेक्ट होता है एडर्नल कॉर्टेक्स जब फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता है तब। इसका डिटेल में हम नहीं जा रहे, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे सबका डेफिनेशंस, क्योंकि तुम लोग ये सब पार्ट को बायोलॉजी में पढ़ चुके हो। तो जो पॉइंट एनसीईआरटी में जिससे क्वेश्चन आ सकता है केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स में, वही सिर्फ हम अंडरलाइन कर रहे हैं। द डिजीज इज फाइटल अनलेस इट इज ट्रीटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। Hormones released by gonads are responsible for development of secondary sex characters। अब ये जो एडिसन्स डिजीज था, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कनेक्शन किससे दिया गया? द डिजीज इज फैटल अनलेस इट इज ट्रीटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये नाम जो है, ये नाम को ठीक से याद रखना। नेक्स्ट आता है टेस्टोस्टेरोन इज द मेजर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस इन मेल्स, जो कि बायोलॉजी में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और एस्ट्राडायोल इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन। लास्ट पार्ट आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो नाम को याद रखना है कि यूटेरस में जो इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग का, वो कौन करता है? उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बायोलॉजी वालों के लिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इतना क्वेश्चन अभी अब तक आया नहीं है। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? सबके पास कायरल कार्बन होता तो सब एक्टिव होते हैं सिवाय एक के। वो कौन है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन तुम्हारा कौन होता है? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि एच होता है वहाँ पे दो एच। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी? सिंथेसाइज किसको किया जा सकता है बॉडी में? एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इनटेक करना पड़ता है। और एक होता है सिंथेसाइज बॉडी नॉन एसेंशियल, जो बॉडी में फॉर्म हो जाता है। तो जितना सारा टेबल में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो स्टार मार्क करके मार्क कराया गया है, वो कौन है? वो एसेंशियल है, जो अपने से फॉर्म नहीं होता है। और जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, वो अपने से फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, 4 दिया हुआ है। तो ग्लाइसिन तुम्हारा क्या होता है? अमाइनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी? तो एसेंशियल जो होता है वो सिंथेसाइज नहीं होता है, नॉन एसेंशियल जो होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है। तो वैलिन है, वैलिन तुम्हारा क्या है? एसेंशियल है। ल्यूसिन है, वो भी एसेंशियल है। लाइसिन है, वो भी एसेंशियल है। सिर्फ ग्लाइसिन है पहला वाला, जिसमें स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये नॉन एसेंशियल है। ठीक है, बोर्ड लेवल के स्टूडेंट को ग्लाइसिन और एलेनिन का स्ट्रक्चर और उसका पॉइंट इसको याद रखना है कि वो नॉन एसेंशियल होता है और उसका आर का वैल्यू क्या होता है। बाकी तो वैसे इंटरेस्ट वालों को सब करना है, लेकिन बोर्ड लेवल में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्लाइसिन और एलेनिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइपेप्टाइड, दैट इज एलेनिन, ग्लाइसिन और एलेनिन? कौन सा करेक्ट है? एलेनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन। तो एलेनिन में क्या होता है? आर की जगह CH3 होता है, आर की जगह CH3 आता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में यहाँ पे NH2 और COO, ये तो COO है, ये वाला पार्ट COO है और ये वाला NH2 है। तो अमाइनो एसिड में ये दो तो कॉमन है। यहाँ पे तुम्हारा H है, मतलब ये ग्लाइसिन हो जा रहा है। यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, मतलब ग्लाइसिन हो जा रहा है। यहाँ पे CH3 है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में CH3 है। लेकिन ये CH3 है तो सही, लेकिन यहाँ पे दोनों में CH3, C और D में। लेकिन अब हमको देखना ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में H होता है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन सी में दूसरा में CH3 आ जा रहा है, मतलब दूसरा वाला भी एलेनिन है। और यहाँ पे तुम्हारा CH3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे H है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है द ट्राइपेप्टाइड इज कंपोज्ड इक्वली ऑफ L, टायरोसिन, ग्लाइसिन और वालिन। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड? मतलब ट्राइपेप्टाइड है, लाइसिन है, टायरोसिन है, ग्लाइसिन है और वैलेनिन है। अब कितना तरह का ट्राइपेप्टाइड हो सकता है टोटल? तो देखो इसका हम सिंबल लिख रहे हैं, ठीक है। टायरोसिन का हम मान लेते हैं T ले लेते हैं, टायरोसिन का TYR होता है, हम T ले रहे हैं। ग्लाइसिन का मान लो G ले लेते हैं और वैलिन का V ले लेते हैं, ऐसे शॉर्ट में समझाने के लिए। तो T का GV के साथ होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और फिर T का VG होगा, ये 2 हो गया, ठीक। दूसरा आएगा GVT होगा, फिर GTV होगा, ये 2 हो गया। फिर थर्ड क्या आएगा? अब फर्स्ट में V, उसके बाद GT होगा और फिर VTG होगा। तो कितना पॉसिबल हो गया? 6 ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल है, रीअरेंज करके इधर उधर करके। तो आंसर क्या हो गया? नंबर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन उठा के दिया है।
then fiber like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. Insoluble in water कौन होता है? fibrous protein होता है, right? Next, which of the following structure of protein is formed when polypeptide is in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence? स्पेसिफिक सीक्वेंस में कौन आता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है। लाइन को अच्छा से एनसीईआरटी का पढ़ना, समझ में आ जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच रिफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट इज, जो रेफर करता है शेप को वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। ये तीनों का स्ट्रक्चर दे दिया है और बोला है कौन सा क्या होगा। तो प्राइमरी कैसा होता है, सेकेंडरी कैसा होता है? प्राइमरी तुम्हारा एकदम लिंक होता है। फर्स्ट वन देखो एकदम प्राइमरी है, ये वाला पी है, ये तुम्हारा सेकेंडरी है। थर्ड वाला डबल हो गया, फोल्ड हो गया, टर्शरी है, और ये वाला तुम्हारा क्वाटरनरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा होगा? कोगुलेशन ऑफ एग वाइट एनसीईआरटी में दिया हुआ था, कडलिंग ऑफ मिल्क दिया हुआ था। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी, दैट इज आंसर इज डी। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया है जो कि तुम्हारा बुक में बना हुआ है ना। एक तुम्हारा हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया, एक बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर दिया, दोनों दिया हुआ है। अब देखो 1 and 2 इन द गिवन फिगर, ये तो बहुत आसान है, 1 and 2 बोला है, लेकिन नाम देख के तुमको समझ में आएगा कि हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका है? डीएनए का ही ना होता है। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए में। अगर नाम देखोगे डीएनए में जो पढ़े थे स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था, और सेकंड वाला जो था बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो वो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर जो था वो किसका था? कहाँ पे हम लोग पढ़े थे? बीटा शीट स्ट्रक्चर में। एनसीईआरटी देख लो, मेरे सामने भी एनसीईआरटी में, तुम लोग भी मार्क कर चुके होगे, तो तुम लोग को भी मिलता होगा, दिख गया होगा। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देखो, लिखा हुआ है फिगर 14.2, उसमें लिखा हुआ नीचे में बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन ए या सी में दोनों होगा। 1 को देख के लग रहा है और 2 को देख के लग रहा है ऑप्शन ए आंसर है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, द स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशल वर्ड यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज किया था हम लोग? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए, देख लोगे। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचरेशन प्रोसेस? ऑब्वियसली प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली, सेकेंडरी टर्शरी तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेम द एंजाइम दैट कैटलाइजेज द रिएक्शन गिवन बिलो। माल्टेज, माल्टोज से ग्लूकोज बना था, माल्टेज नाम दिया गया था। What is the common name given to the enzyme which catalyze the oxidation? ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब होता है तो उसका नाम क्या होता है? ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडेशन का भी नाम आता है और रिडक्शन का भी नाम आता है, एंजाइम में देख लेना। ऑक्सीडोरिडक्टेज कहाँ गया? ये वाला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? विटामिन के केस में मार्क कराया था, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? यहाँ पे ऑप्शन है ए, B6, C, B2। तो विटामिन बी में जितना कैटेगराइज्ड आता है सब होता है तुम्हारा फैट सॉल्युबल नहीं होता, वो वाटर सॉल्युबल होता है, और विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन ए, विटामिन के, डी, ई, ये सब फैट सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन देखो आ गया, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। डी, ई, के तो तुम्हारा हो जाता है फैट सॉल्युबल। वाई विटामिन सी मस्ट बी सप्लाई रेगुलरली इन डाइट? क्यों डाइट में सप्लाई किया जाता है? इसका रीजन भी लिखा हुआ है, बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रिएटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। कोई ऑप्शन है? इट इज फैट सॉल्युबल विटामिन, हेंस वाई विटामिन सी। विटामिन सी तो फैट सॉल्युबल होता नहीं है, विटामिन बी और सी होता है तुम्हारा वाटर सॉल्युबल। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी है, इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, हेंस एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, पायरिडॉक्सिन, ये टेबल से उठा के क्वेश्चन दिया है। पायरिडॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है इसको? विटामिन B6। एनसीईआरटी में विटामिन B6 के नीचे में लिखा हुआ नाम पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी में कॉमन सोर्स क्या होता है? आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश लीवर ऑयल, मिल्क, बटर। तो जो टेबल दिया हुआ विटामिन का, एक ही जगह विटामिन का पॉइंट नंबर 6 में होगा, देखोगे विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है ना, और वहाँ पे लिखा हुआ होगा साइट्रस फ्रूट्स, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सोर्सेस लिखा हुआ होगा, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई जब डिफिशियंसी होता है तो कौन सा डिजीज प्रोड्यूस करता है? मस्कुलर वीकनेस। और भी है इंक्रीज फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीएस एंड मस्कुलर वीकनेस। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को कंसिडर किया जा रहा है। स्ट्रक्चर दिया हुआ बीटा डी राइबोस का और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस का। अब बोला है यहाँ पे स्ट्रक्चर देने को, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा डी राइबोस बोला है और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बीटा डी राइबोस और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस, ये क्वेश्चन में 1 2 में तो दे दिया है। मैच द कॉलम क्या बोला है, कौन सा करेक्ट होगा? तो ये वाला में बीटा डी डीऑक्सी राइबोस तो पहला वाला है नहीं, स्ट्रक्चर 1, और बीटा डी डीऑक्सी राइबोस स्ट्रक्चर 1 से ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अच्छा, अल्फा और बीटा देखना है तो ये तो तुम्हारा बीटा ही होगा, बीटा डी राइबोस होता है। स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है बीटा डी राइबोस और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। यहाँ पे तुम्हारा ये तो बहुत आसान है, सामने में लिखा ही हुआ नाम, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द बेस विच इज़ नॉट कॉमन बिटवीन डीएनए और आरएनए। कौन सा सेम नहीं है? यूरासिल एकदम लास्ट में आता है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन देख लिया, वही जो लिंकेज होता था डायग्राम में ऊपर 3 और 5 के बीच में, जिसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं, है ना। क्या पूछा है? आइडेंटिफाई 1 2 and 3 इन द अबव पिक्चर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है तो पहले तो कैंसिल हो गया। अब ए सी में चेक करना है, तो ऊपर में जो होता है वो 3 से आता है। ऊपर में जो होता है ये नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है? ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है। ये पोजीशन कौन सा होता है? 3 होता है ना। ये वाला नंबर 3 है। ये कौन सा होता है? ये पोजीशन नंबर 5 होता है डायग्राम में। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला कार्बन, ये वाला क्या होता है? 5 होता है। तो 1 का होगा 3, 3 का होगा 5, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर 1 और 2 दे दिया, ठीक है, देख लिया। बोला आइडेंटिफाई 1 and 2 इन द अबव स्ट्रक्चर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो पहला कौन सा होगा और दूसरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर। ऊपर वाले स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CH2OH, और यहाँ पे दिया हुआ तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड। तो जब CH2OH होता है तो वो क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है, और जब फॉस्फोरिक एसिड लग जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। तो पहला न्यूक्लियोसाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो ऑप्शन ए सी दोनों सेम हो गया। सी ऑप्शन मार्क कर लो। यहाँ पे ए में न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड करेक्शन कर लेना, वो दोनों ऑप्शन ए और सी को सेम कर दिया। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट फीचर अबाउट द गिवन फिगर। ओ माय गुडनेस, ये तो तुम्हारा 16 दिया इसको, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए को 16 दिया। अब पूछा क्या है कि ये क्या होगा? डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। डायग्राम का नीचे एनसीईआरटी में देख लोगे, लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आरएनए। तीनों टाइप आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंट्स। कौन सा एप्लीकेशन, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहाँ अप्लाइड होता है? In forensic laboratories for the identification of criminals, to identify racial groups, paternity, all the above is the correct answer. Next, which of the following combination is correct between nucleic acid and its respective sugar base? 2 डीएनए हैं और 2 आरएनए हैं। तो डीएनए के केस में जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, तो डीएनए के केस में बीटा D2 होता है, बीटा D3 नहीं होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो आरएनए में आता नहीं, ये डीएनए में आता है। ये भी तुम्हारा गलत है, बीटा D2 होगा डीएनए में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। जो डायग्राम बना हुआ है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का जो दिया हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब दूसरा बच्चा बीटा D1 डीऑक्सीराइबोस, बीटा डी राइबोस, तो ये आरएनए का यही वाला पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि आरएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का स्ट्रक्चर कंपोजिशन दोनों दिया हुआ है एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग में ही न्यूक्लिक एसिड वाला पेज में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन। कौन सा हार्मोन नहीं है? बोले थे ना हार्मोन का नाम याद रखोगे, तो इंसुलिन, एंडोर्फिन्स, नॉरपाइनफ्रिन और थाइमिन। तो थाइमिन जो है ये तुम्हारा हार्मोन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होता है? थायरॉइड ग्लैंड होता है। द मेजर रोल ऑफ इंसुलिन इज, क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेम, नेक्स्ट, नेम द हार्मोन विच इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड। हार्मोन का नाम बोला थायरॉक्सिन, अब आयोडीनेटेड डेरिवेटिव बोला है। द लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन रिजल्ट इन, क्या करता है? ये वाला डिजीज फॉर्म करता है। एडोसिंस डिजीज इज ट्रीटेड बाय, क्या ट्रीटेड करता है ये? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बोथ ए एंड सी।
नेक्स्ट, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग इज प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे होता है हम लोग का जितना सारा क्वेश्चंस था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं उस क्वेश्चंस में जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस अगर यहाँ पे पूछा गया है, ये नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है। तो ये वाला स्ट्रक्चर में सबसे डिफरेंस क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज और 1,6 अल्फा लिंकेज होता है अमाइलोपेक्टिन में, जो कि अमाइलोज में नहीं होता। देख लेना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, विच वन गिवन बिलो इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चारों में से नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, किसको बोलता है? सुक्रोज के। ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी सब रिड्यूसिंग होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। चारों में से स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होगा? फ्रक्टोज, ग्लूकोज जो सुक्रोज से आता है, ये स्वीटेस्ट शुगर होता है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड इज। मोस्ट बेसिक मतलब आर में, आर जो लगाते हैं अमाइनो एसिड में अल्काइल ग्रुप, अगर उसमें NH2 आ गया तो वो क्या बन जाता है? बेसिक बन जाता है। तो यहाँ पे देखो 4 वर्ड जेईई मेंस में आ गया है, तो इसीलिए बोले थे जो टेबल दिया हुआ न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर या आर का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोले अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा होगा? तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे टेबल में तो समझ में आएगा, लाइसिन। लाइसिन में NH2 रहता है, इसी वजह से ये बेसिक होता है। विच ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्यूबल। ऑब्वियसली विटामिन सी, बाकी सब तो फैट सॉल्यूबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। DNA में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता? क्विनोलिन नहीं होता, ये तो ऑर्गेनिक में यूज करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट RNA। RNA के लिए कौन सा सही बात नहीं है? चारों में से कौन सा गलत है? नॉट ट्रू बोला, नॉट को अंडरलाइन पहले कर लेना, नॉट ट्रू बोला है। तो लाइन स्टडी करो, रीड करो, समझ में आएगा। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो करेक्ट है। इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इज यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट। लेकिन ये वाला जो है इट हैज़ ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये RNA का कब से हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एडेनोसिन, मतलब एडेसिन, ये एडेनिन। और बोले थे ना 2 रिंग दिया हुआ यहाँ पे, तो 2 रिंग किस में आता है? जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो कंपोजिशन बना हुआ था DNA और RNA का, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। तो साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल में क्या था? एक ही रिंग था। एडेनिन, ग्वानिन में 2 रिंग था। अब यहाँ पे बताया था जो कॉमन कार्बन होगा, कॉमन, उसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये वाला भी डबल बॉन्ड है और ये वाला भी डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों A और C में कोई आंसर होना चाहिए। अब यहाँ डबल बॉन्ड का एडजेसेंट में NH2 था एडेनिन में, तो आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। एक पूछ चुका है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। अब यहाँ पे पूछा रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी सब नहीं है। लैक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में बोला है, रैफिनोज और वर्बस्कोज के बारे में नहीं दिया हुआ, तो जो दिया हुआ उसी से आंसर हो जाएगा। Which of the given statements is incorrect about glycogen? ग्लाइकोजेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है? इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, करेक्ट है। ओनली अल्फा लिंकेज, करेक्ट है। इट इज अ स्ट्रेच इन पॉलीमर सिमिलर टू अमाइलोज, ये तो गलत है। सिमिलर टू अमाइलोज स्ट्रेच इन कब से हो गया? ये तो ऐसा नहीं है, बोला भी नहीं है। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI गिव्स NXN, बहुत ईजी है, स्ट्रेच इन जो प्रूफ करता है। द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड अमंग द फॉलोइंग, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पूछा है, कौन सा होगा? अलानिन, नॉन एसेंशियल। बाकी सब क्या है? सब में स्टार मार्क लगा हुआ, सब एसेंशियल है। नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम। ये बायोलॉजी के बंदे लोग ज़्यादा अच्छा से इजीली कर सकोगे, जबकि ये डायरेक्टली इस तरीके से एरो करके नहीं दिखाया गया है NCERT में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा अमाइनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से DNA, DNA से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो दोनों अलग अलग मेजर कंस्टिट्यूएंट है, तो ये तो होगा ही नहीं। DNA RNA प्रोटीन्स, DNA फिर RNA और उसके बाद प्रोटीन्स, ठीक है। ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, देख लेना। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ द अमाइनो एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इक्विलिब्रियम से कनेक्ट किया गया है। पीके का रिलेशन एसिडिक ऑर्डर, इस एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि पीके का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ के और पीके का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। के जितना ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा होता है और पीके कम होता है। तो बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके
कौन सा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम pKa कौन जो होगा उसको पहले रखना है। तो सबसे कम pKa का मतलब है सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है उसको पहले रखना है, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है उसको पहले रखना है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ, ग्लाइसिन, ASP, LYS और ARG। तो टेबल देखोगे जो न्यूक्लिक एसिड का जो टेबल दिया हुआ है NCERT में, तो उस टेबल में न्यूक्लिक एसिड में समझ में आएगा जो R का सब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पहला ग्लाइसिन में जो दिया हुआ है, ग्लाइसिन में R की जगह H है, तो ये न्यूट्रल होगा, एसिडिक तो होगा नहीं। दूसरा एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन है उसको पहले रखेंगे सामने, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा ASP। ASP देखोगे तो ASP में ग्रुप कौन सा होता है, इसको एस्पर्टिक एसिड बोलते हैं, उसमें COOH होता है, तो वो एसिडिक हो गया। फिर देखते हैं LYS। LYS होता है लाइसिन में जिसमें NH2 होता है, मतलब वो बेसिक होगा, एस्पर्टिक एसिड एसिड होता है। और एक होता है ARG, और ARG तुम्हारा क्या है, आर्गिनिन, मतलब उसमें 3 नाइट्रोजन होता है R की जगह में, देख लोगे 3 नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड गिवन बिलो इज। सबसे पहले ही वाला देखोगे समझ में आ जाएगा, ये तो COOH से आ रहा है, ये तुम्हारा NH2 से आ रहा है, R के जगह में ये है CH और 2 CH3, CH CH3 होल ट्वाइस। ये किसका पार्ट है, स्टार्टिंग में देखना वैलिन, NCERT में पॉइंट नंबर 3 में होगा वैलिन, उसमें तुम्हारा CH और CH3 होल ट्वाइस है, तो ऑप्शन बी हो गया, सिर्फ ऑप्शन बी में ही वैलिन सामने में है, ठीक है। दैट्स इट, ये वाला होता है कंप्लीट। जितना सारे एंट्रेंस का क्वेश्चंस था वो भी डिस्कस हो गया, और जितना सारे MCQ था जो ऑलरेडी नहीं आया लेकिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम NCERT जो क्वेश्चन था वो डिस्कस हो गया। तो क्वेश्चंस को अच्छा से गो थ्रू करो, NCERT को लाइन बाय लाइन गो थ्रू करो, तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।